बताता हूं कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देता है गुड्स, प्लीज आप सब लोग अपने अपने माइक ऑफ कर लो। यस, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स देता है तो उस टाइप की ट्रांजैक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हो सकता है सेल। सेल में क्या होगा, गुड्स जाएंगे, गुड्स हो गए। सेकेंड, वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में क्या होता है बच्चों, ये भी गुड्स देगा, बदले में ये भी गुड्स देगा, ठीक है। थर्ड होता है हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता है, एक व्यक्ति गुड देता है, दूसरे व्यक्ति उसको जो पेमेंट होता है उस पेमेंट को ब्रेक करके देता है, पेमेंट को ब्रेक करके देगा और एसेट पे अपनी ओनरशिप कब क्लेम करेगा, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट वाले दिन उस व्यक्ति को, जब भी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। नाउ apart from this hire purchase, what we have, mortgage। मॉर्टगेज टाइप चीज होती है बच्चों, जब हम कोई चीज गिरवी रखवा देते हैं। आपने किसी को गुड्स दिया और गुड्स के बदले में पैसे लिए, बट एज लोन, ठीक है। तो जब पैसों के बदले में लोन लिया उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। एंड फिफ्थ आता है हमारे पास बेलमेंट, जहां पे आपने गुड्स किसी को दिए बट यूज करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर गुड्स को यूज करने के लिए देते हैं तो बेलमेंट। तो देखा आपने बच्चों कि गुड्स अगर एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो रहे हैं तो इट डज नॉट कंपल्सरी मींस दैट इट इज सेल, इट कैन बी एनी ऑफ दीज। हमारे केस में ये दो फिक्स। ठीक है, आओ कुछ और बातें करें हम हायर परचेज की। बेलमेंट क्या कहा आपने सर? मैंने बेलमेंट, जब हम ना कोई चीज यूज करने के लिए किसी को देते हैं। अभी आप जब अपने लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे ना, वहां पे आपको बेलमेंट का पूरा एक टॉपिक मिलेगा, जिससे रिलेटेड 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव कंपल्सरीली आपके लॉ के एग्जाम में आता ही आता है। सो बेलमेंट आप जाके लॉ में पढ़ना, ठीक है। क्योंकि मैं घुसूंगा ना उसमें तो 20 मिनट और चले जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। हम चलते हैं अपने पास हायर परचेज पे, अपने असली वाले टॉपिक पे। यस बच्चों, तो हायर परचेज में होता क्या है कि हम किसी को, लाइक ए है, बी है, ए ने कहा ये ले भाई मैं तेरे को दे रहा हूं गुड्स। गुड्स में मान लो ए दे रहा है एक गाड़ी, वो क्या गाड़ी है, वाह वाह, ठीक है। ए ने बी को गाड़ी दे दी, दैट मींस अल्टीमेटली बी ने गाड़ी खरीदी। बी को हम क्या बोलेंगे, ही इज बायर एंड ही इज सेलर। सेलर को दूसरी भाषा में बोला जाता है वेंडर। एच एच और लगा रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्ट सेल परचेज नहीं है, दिस इज हायर परचेज सेल। सो हायर वेंडर हो गया और हायर बायर या हायर परचेजर हो गया। तो ये इसको जो भी पेमेंट करेगा बच्चों, वो सारी की सारी पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट पे या बोल सकता हूँ डिफरेंट टुकड़ों में होगी, पीसेस में होगी। तो जो भी पेमेंट होती है वो याद रखना है बच्चों, एक जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट होती है, इस कॉन्सेप्ट में हम कॉस्ट ऑफ एसेट को बोलते हैं कैश प्राइस। एंड क्योंकि जो पेमेंट होती है बच्चों वो तोड़ के ली जाती है, तो कैश प्राइस पे हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, इंस्टॉलमेंट। तो आपको याद रखना है बच्चों कि इंस्टॉलमेंट जब भी दे रखी होगी, इट विल ऑलवेज बी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। उसमें इंटरेस्ट का हिस्सा हमेशा ही एडेड होगा। अगर इंटरेस्ट का हिस्सा एडेड, क्वेश्चन ने अलग से स्पेसिफाई कर दिया आपको कि भाई इंटरेस्ट को आप ऐड करो, या इंटरेस्ट एक्सक्लूसिव है, तो वहां पे आपको खुद ऐड करना पड़ेगा, वरना हमेशा ही आप क्या मान के चलोगे कि इंटरेस्ट उसमें ऑलरेडी एडेड है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी। सो अब ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है हमारा, किसकी वजह से, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की वजह से। क्योंकि अकाउंट बनाना तो इतना आसान है, मैं कहता हूं कि कोई पहली क्लास का भी बच्चा कर सकता है। अच्छा, कॉलेज की पहली क्लास मतलब फर्स्ट ईयर का बच्चा, ठीक है। तो ये अपने आप ही चल रहा है। यस बच्चों, सो
हमें पता चला कि भैया कैश प्राइस है अपने पास इसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हायर परचेज प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है आइदर आपको कैश प्राइस दिया होगा या फिर हायर परचेज प्राइस दिया होगा या फिर इंटरेस्ट, कोई सी एक चीज को मिस कर देगा आपके लिए और फिर कहेगा निकालो, तो आपके लिए वो चीज थोड़ी सी टेढ़ी बन जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए पहला जो कॉन्सेप्ट हमें करना है वो इसी से रिलेटेड करना है, जहां पे हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पढ़ेंगे। आपके बुक में पहले जो 4 इलस्ट्रेशन है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जिनमें कोई सा भी एक आने के एग्जाम में ज्यादा चांसेस होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो आइदर इट विल बी सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट के तो कोई चांसेस नहीं है, बट मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन फुल फ्लेज करवा रहा हूं ताकि आप अकाउंट बनाना सीख जाओ, क्योंकि आगे मैं खुद अकाउंट नहीं बनाऊंगा, आपको ही सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बट मैं एक बार ये तसल्ली जरूर कर लूंगा कि 60-70 बच्चे क्लास ले रहे हैं तो सबको वो चीज क्लियर हो। शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली दिस इज इलुस्ट्रेशन नंबर 1। लेट मी चेक द इलस्ट्रेशन। हायर परचेज है हमारा टॉपिक। हायर परचेज पेज नंबर 423। ओहो, रॉयल्टीज करना था पहले। देखो बच्चों, ये रही हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 1। उसमें जो भी डिटेल्स दे रखी है मैं उन डिटेल्स को पहले ही लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। तो ये कहता है अब X purchase a car on hire purchase basis on first 11। एक 1/11 को X ने एक कार परचेज करी। ठीक है, कार परचेज करी है, उसके बाद कैश प्राइस है उस कार का, इस कार का कैश प्राइस है 4,50,000 रुपीज। ठीक है, ये कहता है टेबल 90,000 एज डाउन। जो डाउन आता है बच्चों उसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, एंड डाउन पेमेंट हमेशा इंस्टेंट है। जैसे ही आपने एसेट लिया ऑन द सेम डेट हमेशा डाउन पेमेंट पे होती है, विच इज 90,000 रुपीज। एंड इसके बाद कहता है कि अगली जो 3 इंस्टॉलमेंट बनी है बच्चों, वो इंस्टॉलमेंट है नेक्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 1.7 लाख, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 1.5 लाख एंड इंस्टॉलमेंट नंबर 3 इज फॉर 1,08,460। ठीक है, और इतनी बात कहने के बाद कहता है कि भैया इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है एट द रेट 10%। ये बच्चों सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले तो आप ये देखो बहुत ध्यान से कि जो आप एसेट खरीद रहे हो उस एसेट की वैल्यू कितनी है। आप 4,50,000 का एसेट खरीद रहे हो तो पेमेंट कितने की करोगे, ऑफकोर्स 450 की करेंगे। लेकिन आप पेमेंट कर कितने रहे हो, ध्यान से देखो। 90,000 आपने दे दिए डाउन पेमेंट के। ठीक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप 1,70,000 की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप 1,50,000 की, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो 1,08,460 की। दैट मीन्स द टोटल पेमेंट मेड बाय यू इज ऑलमोस्ट 9, ये हो गया 12 1 2 4, सॉरी 5। ये देखो बच्चों 5,18,460 इतने की पेमेंट कर रहे हो, वेयर एज एसेट है कितने का, 450 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो ना, इट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई जो भी ये इंस्टॉलमेंट दे रखी है इन सब में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट ऐड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बात होती है खत्म। अब बच्चों मैं एक चीज बना रहा हूं जिसको हम बोलेंगे वर्किंग फॉर हायर परचेज सिस्टम। अगर आपने वो वर्किंग बना ली ना बच्चों, फिर तो क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। वर्किंग में ही आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो अपने को सारी की सारी जेठालाल चंपक लाल गड़ा समझ नहीं आया, अबे मुझे भी नहीं आया, कोई बात नहीं। आई कांट स्टॉप। मतलब मजा लेने के लिए बच्चों जेठालाल चंपक लाल गड़ा ऐसा नाम रखा हुआ है। यार विवाद वाली बात हो जाएगी, मैं छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखो बच्चों, मैं आपके लिए एक वर्किंग बना रहा हूँ, ध्यान से वर्किंग को देखिए। अगर आपको ये वर्किंग समझ आ गया तो आपका ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, सारे के सारे अकाउंट्स अपने आप ही बन जाएंगे। देखते हैं।
सबसे पहले बच्चों 1/1/2011 हमने एसेट खरीदा कैश प्राइस पे, कितने रुपए का? 4,50,000 का। ठीक है, याद रखना है बच्चों, डाउन पेमेंट हमेशा ऑन द सेम डेट जाती है। सो डाउन पेमेंट हमने 90,000 की थी, तो 4.5 लाख रुपए में से 90,000 दी मैंने, कितना बचा? 3,60,000। किस दिन बचा ये बैलेंस 3,60,000 का? 1/1/2011 को। ठीक है, अब आप लास्ट डेट पे चले जाओ इस साल की, 31/12/11, और एक साल के लिए अगर 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक 60,000 आउटस्टैंडिंग हो जाए, तो उस पे इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट तो भाई तभी चार्ज होगा ना जब एक साल के लिए ड्यू हो जाएगा, और इंटरेस्ट लेना भी कितना अपने को? 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा? 36,000। मैं बोलूंगा कि भाई पहले साल का तुम्हारा 3,60,000 का बैलेंस, 36,000 इंटरेस्ट का, मतलब तुम मेरे को टोटल दो 90,000 रुपए। बात कर रहा हूँ 2000 एक्सक्यूज मी सर, लास्ट डे फर्स्ट ईयर। सर ये अकाउंटिंग ईयर फॉलो नहीं होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर? नाम क्या है भैया आपका? सुमित। सुमित भाई, सर जो यस सर। डेट, जो पीरियड क्वेश्चन ने दे रखी है, मैं तो वही लूंगा। कैलेंडर ईयर या अकाउंटिंग ईयर की तो बात ही नहीं है ना। उसने एक बार पूरा सर क्वेश्चन यहाँ पढ़ पे लो तो उसका। लास्ट डेट हम लोग 31 मार्च भी मान सकते हैं ना? अरे भाई, जब मार्च देगा तो मैं मार्च मान लूंगा, जब मार्च दे नहीं रखा तो मैं कैसे मांगू? जब वो क्लोज करने के लिए दिसंबर में बोल रहा है तो मैं मार्च कैसे मान लूं? एक बार पूरा क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लेना भैया, एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। और अगर ऐसा होता भी, चलो आप कहते हो कि भाई हम 31 मार्च को एंड मान रहे हैं, तो पहले ही मैं सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट लेता, क्योंकि अगर मेरे को क्लोजिंग करनी पड़ती, मैं 31 यस सर। दिसंबर की जगह कब क्लोज करता? 31 मार्च 2011 को। तो 3 महीने का इंटरेस्ट लेता, उसमें क्या लड़ाई है? ठीक है, चलो। सो इंटरेस्ट ऐड करने के बाद ये मेरे पास ड्यू अमाउंट बना, एंड सेम डेट पे मैं इंस्टॉलमेंट माइनस करने वाला हूँ। पहली पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1,70,000 की। अब मैं इसमें से 1,70,000 रुपए को माइनस कर लेता हूँ, एंड माइनस करने के बाद मेरे पास 2,26,000 का बैलेंस आ गया। और ये बैलेंस किस दिन आया बच्चों? इसी दिन, 31/12/2011 को। ठीक है, इस दिन का ये बैलेंस है। और आगे चलते हैं, अब क्या होगा? अब फिर से इस दिन के एक साल बाद, दैट मीन्स 31/12/2012, नेक्स्ट ईयर, फिर से हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे इस बैलेंस पे। इंटरेस्ट अगेन 10% पे है, तो 10% के हिसाब से 22,600 will be the interest, and the total amount due will be 2,48,600 रुपीज। एंड सेम डेट पे हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 1,50,000 की। एंड माइनस करने के बाद हमारे पास 98,600 सेम डेट पे बैलेंस आ जाएगा। अगेन बैलेंस कब का है? 31/12/12। ठीक है, 31/12/12 का हमारे पास बैलेंस है। अगेन नेक्स्ट ईयर 31/12/13, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट एट द रेट 10%, और ये आ जाएगा 9,860। और कमाल की बात तो यही है बच्चों, आप अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट देखो, आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट उतने ही रुपए की होगी जो इसका एडिशन होगा। एंड इसका एडिशन करके देख लो आप कितना आता है, H 108,460। एंड सेम डेट पे हम माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट नंबर 3, जिसकी वैल्यू है 1,08,460 रुपए। और ये करने के बाद सारी की सारी पेमेंट हो चुकी है। एंड क्योंकि पेमेंट हो चुकी है, तो अब अपना क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा। अच्छा, किसी ने कुछ लिखा था, मैंने वो पढ़ा नहीं, और मैं वो पढ़ भी नहीं पाऊंगा बच्चों, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ स्क्रीन की तरफ है, विच इज ऑन द लेफ्ट साइड, एंड आपका मैसेज आ रहा है ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो आई एम अनेबल टू सी योर मैसेजेस। कोई प्लीज इस बात का बुरा मत मानना कि सर हमें इग्नोर कर रहे हैं। नहीं बच्चों, को तो मैं हमेशा ही करता हूँ, आपको एंटरटेन, मतलब आपके क्वेश्चंस को इंटरेस्ट भी पे करना है भाई। देखो भाई, तो मोहित के होते हुए मेरी क्या जरूरत है? तो वही है बच्चों, एक दूसरे के ऐसे ही डाउट सॉल्व कर दिया करो, हर बात के लिए आपको टीचर के पास आने की जरूरत नहीं होती। काफी सारे बच्चों को काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं।
तो अपने दोस्तों को भी अपना टीचर बनाओ, खुद को भी अपना टीचर बनाओ, सबसे सीखते रहो। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं इन बुक्स ऑफ हायर वेंडर, या नॉट हायर वेंडर, हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक में बना लो, वेंडर में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। हायर वेंडर में बना लो, परचेजर में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो पहला जो अकाउंट बना रहे हैं बच्चों, वो हम बना रहे हैं हायर वेंडर का अकाउंट। और हायर वेंडर कौन है इस केस में? एक बार देखो ऊपर डिजाइन। सेलर। अरे सेलर तो है ही, ABCXYZ कुछ दिया होगा ना। अब मेरा क्वेश्चन भी जा चुका है। शायद जिसने भी बेचा है बच्चों वो हायर वेंडर है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो बच्चों, हायर वेंडर किस नेचर का हुआ? एक्स। ओके, हायर वेंडर हुआ हमारे पास, एक बार देख ही लेता हूँ क्वेश्चन, कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाए, हमें नहीं चाहते। एक्स ने परचेज करा है। सेलर का नाम नहीं दिया हुआ है। ओके, एक्स ने परचेज करा है, एक्स हायर वेंडर है, और वाई के लिए कुछ बोला ही नहीं है। सो दैट मींस वी आर प्रिपेयरिंग द बुक, अकाउंट इन बुक्स ऑफ एक्स। आंसर कैसे आया लास्ट में? अबे भाई प्लस हो रहा है, जे प्लस है। जितने भी इंटरेस्ट है बेटा, यहाँ इंटरेस्ट के साथ मैंने ऐड का साइन लगाया, यहाँ ऐड का साइन नहीं लगाया, तो आप भटक गए। ऐसा थोड़ी कि इंटरेस्ट एक बार माइनस एक बार प्लस करेंगे। इंटरेस्ट हर बार ऐड होगा बैलेंस में। जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसमें इंटरेस्ट ऐड करते हैं ना हम, कि भैया पिछले साल था और इस साल तक का बैलेंस है, आज की डेट तक का, आज से एक साल पहले, तो उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा। फिर जब इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे, आप बोल सकते हो कि सर इंस्टॉलमेंट में भी तो ऐड करो। तो कॉन्सेप्ट में पहले ही बता चुका हूँ कि भैया इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड है। ठीक है, चलो बच्चों अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि हायर वेंडर किस नेचर का होता है? हायर वेंडर। हायर वेंडर है अपना क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि आपने उसको पैसे नहीं दे रखे। और क्योंकि क्रेडिटर है तो किस नेचर का होगा? क्रेडिट नेचर का। क्रेडिट साइड पे इंक्रीज करेगा, क्रेडिट साइड से शुरू होगा, एंड डेबिट साइड पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। नेक्स्ट चीज, नॉर्मल जर्नल एंट्री की बात करूंगा बच्चों। सिर्फ जर्नल एंट्री बताना, आपके पास अपने आप एंट्रीज होती जाएगी, अपने आप आपका अकाउंट बनता जाएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एसेट खरीद के लाए 4,50,000 का। जर्नल एंट्री क्या होगी हायर परचेजर के लिए? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कोई कैश बैंक मत बोलना, क्योंकि आपने पैसे देके नहीं खरीदा, हायर परचेज सिस्टम में खरीदा है। तो पहली एंट्री, हायर वेंडर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? 1/1/2011 को बाय क्या था, कार। बाय कार अकाउंट। कितने की कार आई? 4,50,000। और ऑन द सेम डे आपने डाउन पेमेंट पे करी 1/1/2011 को। तो पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी बच्चों? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो टू बैंक अकाउंट आपने हायर वेंडर को सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपए दे दिए। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज किया हायर वेंडर ने, कब? ऑन द लास्ट डे 31/12/2011 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और देखो बच्चों, सारी की सारी डिटेल ना यही मिलेगी आपको। ये जो हमने वर्किंग बना रखी है ना, ये वाली सारी की सारी चीजें यहीं से मिलेगी। कोई एक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो, 4.5 ले लिया, 90,000 ले लिया, उसके बाद इंटरेस्ट लेना है। पहला इंटरेस्ट कितने का है? 36,000 का। इसमें मैं ऐड कर दूंगा 36,000 रुपए। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद बैलेंस हो गया था 396। फिर इंस्टॉलमेंट नंबर 1 पे करी 170 की। कब पे करी? 31/12/11 टू बैंक अकाउंट। क्या पे करा हमने? इंस्टॉलमेंट नंबर 1। कितने की पे करी? 1,70,000। और इसको पे करने के बाद क्या हुआ बच्चों? बैलेंस बचा 226। सो सेम डेट में टू बैलेंस CD 2,26,000। खत्म। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, क्वेश्चन करने दो, फिर जो आप लिख रहे हो तब लिखना। टोटल कर लेते हैं। दिस इज 4,86,000। एक जीरो ज्यादा हो गया। यस, इट्स 486। सेम 486। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर आएगा मेरे पास 1/1/2012 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है प्रीवियस बैलेंस? 2,26,000। अब वापस आ जाओ अपने फॉर्मेट में जो आपने वर्किंग बनाई है। देखो, 226 के बाद आपने क्या किया? आपने इंटरेस्ट ऐड किया 10%। कब? लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31/12/12 बाय इंटरेस्ट
10% है तो इसका 10% 22,600 हो जाएगा। इंटरेस्ट पे करने के बाद आपने क्या किया, आपने 1.5 लाख की सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करी। 31/12/12 टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देना I2 बोले तो इंस्टॉलमेंट नंबर 2 विच इज 1,50,000 रुपीज। 150 पे करने के बाद बैलेंस रहा 98,600, सो टू बैलेंस CD 98,600 रुपीज। टोटल कर दो, दोनों का टोटल आ जाएगा 2,48,600। ये मत सोचना मैं कैलकुलेट मन मन में कर रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन की हुई है। यहाँ देखो ये 2,48,600 बैलेंस था जब इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो यही सारा खेल है बच्चों कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट 1/1/2013, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस बीडी है अपने पास 98,600, फिर इस पे आप 10% इंटरेस्ट लगाओ 31/12/13 बाय इंटरेस्ट 9860 एंड सेम लास्ट डेट पे हमने पे भी कर दिया 31/12/13 को बैंक। यहाँ पे किया हमने इंस्टॉलमेंट नंबर 3, कितनी थी इंस्टॉलमेंट नंबर 3 1,08,460 रुपीज। एंड देखो 1,08,460 खत्म, टोटल ये आ गया 1,08,460। लो बच्चों ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बताओ, अब जिसको डाउट है अब अपनी कहानियां और डाउट्स लिखो। सिर्फ और सिर्फ इतने में से हमने क्या किया, हमने सर एक वर्किंग नोट बनाया जिस वर्किंग नोट में हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन होगी हायर वेंडर अकाउंट की, हायर वेंडर अकाउंट बनाया। बस अब इसमें से जिसके डाउट है वो पूछिए। मैं थोड़ा रिलैक्स मोड पे जाता हूँ, पेश किए जाए डाउट्स, और नहीं है तो मना कर दो क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओ भाई साहब, नो डाउट सर, और क्लियर सर, ऑल क्लियर सर। इलस्ट्रेशन 3 में भी समझा देना। अरे भाई अभी पहले जो हो रहा है उस पर ध्यान दो ना। ये पता है ये जो सुनीत है ना, शायद इसका पहले भी डाउट था। पता है सुनीत भाई, तेरे जैसे जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले ना वो कहते हैं यार उससे बात करा दे, उससे बात करा दे, उससे बात करा दे, और जब फोन पे बात कराने के लिए तुम्हें नंबर दिया जाता है फिर तुम कहते हो नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बात नहीं करूंगा। अरे भाई जिस टाइम पे जो चीज है उस पर फोकस करो ना, इधर उधर मत भटको। ठीक है। यस सर। अच्छा जस्ट मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई सीरियस मत लेना, दिल पे मत लेना। चलो बढ़े आगे। आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है बच्चों, अगर आप मेरे से पूछे तो शायद मैं आपको 6 से 8 मार्क्स की सिर्फ वही इलस्ट्रेशन दे सकता हूँ बिना अकाउंट बनवाए, क्योंकि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपके पास कुछ चीजें तो मिसिंग है, तो वो डिस्कस करते हैं साथ साथ। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर मैंने आपको ये टेबल बना के दे दिया जे वाला, अगर ये टेबल मैंने आपको दे दिया तो क्या आप अकाउंट बना लोगे उससे? ये वाला अकाउंट बन जाएगा ना, हायर वेंडर वाला। बहुत यस ईजी सर। है और क्या। इसीलिए बच्चों अब मैं आपको कभी भी हायर वेंडर अकाउंट नहीं बनवाऊंगा आगे किसी भी क्वेश्चन में। हमारा टाइम सेव होगा, हम ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके अलावा बच्चों जो इसकी बुक में दूसरा अकाउंट बनेगा वो बनेगा एसेट अकाउंट, और एसेट का क्या नाम था, कार। अब कार का मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊं तो शायद कुछ बच्चे तो क्लास छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे हम सर से नाराज, सर ने हमें इतना कम आंक रखा है क्या, हम बच्चे हैं छोटे। तब भी बच्चों मतलब दिल पे पत्थर रख के मैं समझा रहा हूँ, आप प्लीज मेरे से गुस्सा मत होना। कार के अकाउंट में आप ऐसे लिखोगे, जब कार आई थी कहां से आई थी, हायर वेंडर अकाउंट से, कितने की आई थी, 4.5 लाख रुपए की। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन, जो भी रेट उसने डेप्रिसिएशन का बोला है, मान लेते हैं 10% बोला है तो 45,000। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी डन, और उसके बाद इसको दोबारा से टू बैलेंस बीडी फिर डेप्रिसिएशन। इसीलिए बच्चों मैं ये इसको आपके लायक समझता ही नहीं हूँ कि मैं ये आपको समझाऊं। तो जब भी आपके पास एसेट अकाउंट आए तो वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और चीज बच्चों जो कि शुरुआत में मेरे को बतानी थी, मैं थोड़ा सा भूल गया, वो ये, जब भी मैं कोई टॉपिक करवाता हूँ तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें मैं भूल गया तो अब बता देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे ना आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में से, वो तीनों टाइप आपको कवर करने हैं। पहला है बेसिक, और बेसिक में भी वो जहां पे बच्चों आपको इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन, इस क्वेश्चन में तो बोला था 10% इंटरेस्ट है,
तो पंगा हुआ ही नहीं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है रिपोजेशन का। और रिपोजेशन में भी बच्चों दो टाइप के रिपोजेशन होते हैं, एक होता है पार्शियल और एक होता है फुल। तो ये तीन टाइप के टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं। सो पार्शियल एंड फुल हो गया रिपोजेशन। अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं, जब बेसिक हो जाएगा फिर हम रिपोजेशन करेंगे, क्या होता है कैसे होता है ये सारी बातें आगे होंगी। चलो अब इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पे चलते हैं। Illustration number 2. Let me read it and write the content. Okay, so illustration number 2 में कहता है X purchased a TV on hire purchase. बेचारा कितना गरीब होगा, टीवी भी हायर परचेज पे खरीद के ला रहा है, शायद एलईडी टीवी होगा इसके पास। ठीक है, X purchased a TV on hire purchase system, ठीक है। As per the terms, he is required to pay 3,000 as down payment। लो बच्चों, पहली चीज आ गई मेरे पास, सीधा डाउन पेमेंट। कैश प्राइस तो दिया ही नहीं है बदतमीज ने। ठीक है, आगे 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 3,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड 5,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। पर अगर बच्चों ना दिया हो तो हम क्या था, पूरा नहीं पढ़ पाया। मत मेरे को पहले पूरा करने दो सब। ईयर एंड के एंड पे एंड में जो पे करते हैं आपको 4,000, 3,000 और 5,000 और 6,000। इसके बाद बच्चों का is charged at the rate 1%। जैसे बच्चे मेरे जान में खराब, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, मैं और धीरे बोलता हूं ताकि ब्रेक हो जाएगी तो भी वो जुड़ जाएगी, क्योंकि सेंटेंस लंबा होगा। ये देखो बच्चों, बस इतनी सी डिटेल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब इससे ही दोबारा हमें पूरा का पूरा वही सब बनाना है। एंड वंस अगेन बच्चों, ये देखो मैंने पहले ही आपके लिए एक फॉर्मेट बना दिया और मैंने इसमें लिख दिया, ये है बच्चों वो मेन चीज जिसमें हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। तो हायर परचेज के अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट बना रहा हूं बच्चों। एंड आई टोल्ड यू इफ यू कैन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट तो अकाउंट तो आप चुटकी बजी नहीं, चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, बिल्कुल नहीं चुटकी ना टाइम पे नहीं बचती। जैसे हम घर के छोटे बच्चों को कहते हैं ना, हम डांस सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, फिर कोई मेहमान आता है और उसके सामने बोलते हैं कि अब दिखाओ, वो उसी टाइम पे नहीं करता बदतमीज बच्चा, खाली अपना नाचता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा। तो मेरी चुटकी भी बिल्कुल ऐसे है, काम के टाइम पे नहीं आती। खैर खैर, चलो बच्चों अब बहुत ध्यान से, अभी कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट सुनेगा, क्योंकि अभी बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है। एंड ये थोड़ा सा टेढ़ा है, एक बार में काफी बच्चों को समझ आए भी नहीं, मुझे नहीं आया आप। तो देखो हमेशा याद रखना, अगर आप इंस्टॉल, भाई आवाज कट रही है तो बताओ मैं क्या करूं, ना मैं इसे सिल सकता हूं ना मैं इसे चिपका सकता हूं, मैं क्या करूं। मैं विवश हूं और मैं रुक भी नहीं सकता, मेरी विवशता तो देखो प्रिय। ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चों, अरे बस करो, कितना हंसोगे। मान लो बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि आपने ना मुझसे 100 रुपए की एक चीज खरीदी और आप मेरे को पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट में, 4 पेमेंट में आप मेरे को पूरी, मतलब 4 टुकड़ों में आप मेरे को पूरी की पूरी पेमेंट कर दोगे। तो ऑफकोर्स वो पेमेंट कितने रुपए की होगी, 25 रुपए ईच। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि 100 रुपए पहली डेट से अगर आउटस्टैंडिंग है, 100 को मैं काट के थोड़ा सा और दूर ले जाता हूँ। यस, तो अगर मैं कहता हूं बच्चों कि 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है, जब आप पहले, यहाँ आउटस्टैंडिंग कितने होंगे 100, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो कितने, इसके बाद कितना बचेगा 75 रुपए। फिर 75 के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी दे दोगे तो कितना बचेगा 50 रुपए। फिर और आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट मुझे दे दी
कितना बचेगा? 25 रुपए। और फिर आपने मेरे को फोर्थ इंस्टॉलमेंट दे दी, कितना बचेगा? नील। सारी की सारी पेमेंट हो गई। अब अगर मैं कहूं कि बच्चों आप इंटरेस्ट भी लगाओ इस पे, तो जब आप इंटरेस्ट लगाओगे ना, तो बहुत ध्यान से बच्चों, लास्ट जो थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे या फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट से पहले, फोर्थ इंस्टॉलमेंट की जब भी पेमेंट करी होगी वो लास्ट 25 रुपए थे। तो अगर यहाँ पे जो भी पीरियड है, चाहे 1 साल का हो 2 साल का, पीरियड से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इंटरेस्ट जो भी लगाऊंगा वो सबसे कम इंटरेस्ट किस पे लगेगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। क्यों? क्योंकि उनसे पिछली इंस्टॉलमेंट पे सारा का सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं इससे पिछली इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, उससे पिछली इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो और ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। ये बातें आगे अगले क्वेश्चन में भी मुझे करनी है। क्रक्स इज दैट whenever you have to write it, whenever cash price is missing in the question, अगर कैश प्राइस मिसिंग है, क्योंकि बच्चों ये जो मेरे को बनाना है ना, ये तो शुरू ही कैश प्राइस से होता है, और अगर आपके पास कैश प्राइस ही नहीं है तो क्वेश्चन होगा क्या? ऑफ कोर्स बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है ये। नेक्स्ट, व्हेनेवर कैश प्राइस इज मिसिंग, तो बच्चों जब भी कैश प्राइस मिसिंग होगा, आपको हमेशा क्वेश्चन रिवर्स में करना है। रिवर्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो रिवर्स में करना है तो देखो मैं कर देता हूं। इसको दोबारा से हटाते हैं। यस, एक और फोल्डर बना के। बहुत ध्यान से बच्चों, मैं रिवर्स में क्वेश्चन कर रहा हूं, तो यहां मैं लिखता हूं अपना इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे उसका कैश प्राइस का हिस्सा। ठीक है, बहुत ध्यान से करना बच्चों। मैंने आपसे कहा रिवर्स में क्वेश्चन करना है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 5,000 की। एंड क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? जल्दी से बच्चों यस नो करके बताओ, क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? यस सर। वेरी गुड विक्रम। यस बच्चों, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और ये बात तो मैंने पहले ही बता दी कि भाई इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, अनटिल अनलेस वो स्पेसिफाई कर दे इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, तो इसमें अपने कैश प्राइस का बेस 100 तो होगा ही होगा, और उस 100 के अलावा इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट भी होगा। तो 100 के बेस पे अगर मैं 12 ऐड कर दूं, सो दैट मींस इंटरेस्ट कितना आएगा? 5,000 रुपए डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट का बेस 12 रुपए। कोई बताएगा ये कितना आएगा? कोई बताए मुझे ये कितना आएगा बच्चों? 536 536। लॉजिक क्या है इसमें? अराउंड। अरे सिंपल लॉजिक, जो लॉजिक पूछ रहा है वो मैं बता रहा हूँ बच्चों। मैंने आपको कहा कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा विद इंटरेस्ट ऑफ 12% इंस्टॉलमेंट पे। तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनी? 112 की। तो सोचो, ना ही मैंने आपको 100 दिया, ना ही मैंने आपको 12 दिया, मैं कहता हूं कि इंस्टॉलमेंट 112 की है, जिसपे इंटरेस्ट है एट द रेट 12 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि भाई आपका जो बेस है 100 रुपए कैश प्राइस के अगेंस्ट बना, 12 रुपए इंटरेस्ट के अगेंस्ट बना, तो बेस कितना हो गया? 112। तो बस यही बेस आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है। अगर बच्चों ये कैश प्राइस होता ना, तो मैं यहाँ पे 12/100 करता, 12% मीन्स 12/100। बट ये परसेंट नहीं है, ये बेस में इंटरेस्ट ऐड होने के बाद 112 बना है। ठीक है, सो 536, इसका मतलब 5,000 की जो मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, उसमें से 536 का तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंटरेस्ट। तो कितने का कैश प्राइस हुआ? 4,464। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, अब हम बात करते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है बच्चों? सेकेंड इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 3,000 रुपए की। अब यहाँ पे भी बहुत ध्यान से देखना, इंस्टॉलमेंट में 3,000 की पे कर रहा हूं, इसका मतलब इस 3,000 में तो इंटरेस्ट का हिस्सा आएगा ही आएगा। बट उसके साथ साथ आपको पता है ना कि भाई, अगर मैं बात करता हूं कि ये जो मैंने अभी इंस्टॉलमेंट सिस्टम ये बनाया था आपके लिए,
कि कोई भी चीज जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में ये 25 ड्यू है ना, ये हमेशा थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में भी ड्यू रहा होगा। दैट मीन्स ये जो लास्ट का 25 है ना, वो इस 50 का भी हिस्सा होगा, इस 75 का भी हिस्सा होगा और इस 100 का भी हिस्सा होगा। सो इसका मतलब कि अगर मैं नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा तो मैं पहले निकालूंगा कि भाई कितना अमाउंट टोटल है। 3000 तो मुझे इंस्टॉलमेंट का दिख रहा है, प्लस उसके साथ ये जो 4464 है ये भी एड ऑन हो जाएगा। क्यों एड ऑन हो जाएगा? क्योंकि भाई ये थर्ड पीरियड का आउटस्टैंडिंग है, तो सेकंड पीरियड का भी तो आउटस्टैंडिंग होगा। अगेन डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 12। जरा बताना बच्चों कितना आता है? ये 800 आ रहा है बच्चों, 800 ही आ रहा है ना? और बहुत ध्यान से, 3000 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी जिसमें से 800 रुपए का इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस कितने का बना? याद रखना बॉक्स वाले कैश प्राइस है 2200 रुपीज। नाउ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? 4000 रुपए की। तो 4000 रुपए तो हुए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के। उसके बाद सेकंड और थर्ड में जो आउटस्टैंडिंग है उसको भी ले लो, 2200 प्लस 4464, इनको ऐड किया। नाउ डिवाइडेड बाय 100, सॉरी नॉट 100, 12/112 से इसको भी कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बताना कितना आता है ये? यस बच्चों बताओ ये कितना आया? 1143। ओके, यहाँ आ गया बच्चों इंटरेस्ट मेरा 1143। और अगर मैं बात बोलूं इंस्टॉलमेंट कितनी है, तो इंस्टॉलमेंट थी 4000 की जिसमें से 1143 इंटरेस्ट था। तो कैश प्राइस का हिस्सा कितना आ गया? 7, 5 and 8 and 3, 2857. Am I correct? Okay, done. Then apart from this, 3 इंस्टॉलमेंट के अलावा डाउन पेमेंट भी तो पे कर रहे हैं, और अपने को पता है कि भाई डाउन पेमेंट तो सेम डे पे होती है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा ही नहीं, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो ये भी इंटरेस्ट है। और डाउन पेमेंट कितने की करी है हमने? 3000 की। सो दैट मीन्स बच्चों जो कैश प्राइस के अगेंस्ट पेमेंट करी है ना मैंने, वो सारी की सारी पेमेंट बॉक्स में है। पहली डाउन पेमेंट 3000, फिर ये, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट। जरा ये सारे के सारे जो बॉक्स में कैश प्राइस वाले बॉक्स में, इनको ऐड करके टोटल बताओ कितना आता है? $12,520। 12,521। बस एक बार बच्चों आपने ये वर्किंग बना दी जहां पे आपने इंटरेस्ट और कैश प्राइस की कैलकुलेशन करी है। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट कितने जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि सारी की सारी फिगर्स आ चुकी है। ध्यान से देखते रहना। लेट मी यूज दिस। कैश प्राइस कितने का आया? 12,521। इस क्वेश्चन में बच्चों डेट दे नहीं रखी, तो मैं ईयर करके कर लेता हूँ। ये फर्स्ट ईयर है। आपको पता है कैश प्राइस देने के बाद सेम डेट पे हम क्या पे करते हैं? डाउन पेमेंट। कितने की डाउन पेमेंट थी हमारे इस क्वेश्चन में? 3000 रुपए की। तो 3000 सेम डेट पे दे दिया होगा मैंने, माइनस किया, दिस इज 9521। ये मेरा आउटस्टैंडिंग आ गया। और इसी साल के फर्स्ट ईयर के एंड पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और इंटरेस्ट कितना चार्ज करूंगा? एट द रेट 12%। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। ये देखो, ये थर्ड ईयर, ये सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया? 1143। अब आप इसमें 1143 ऐड कर दो, ये आपका बैलेंस बन जाएगा। नाउ माइनस इंटरेस्ट एट द रेट 12%। फिर से बच्चों इस पे कितना इंटरेस्ट आएगा वो भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है। सेकंड इंटरेस्ट हमारे पास आया था 800 रुपए का, इसमें 800 रुपए मैंने ऐड कर दिए, मेरे पास आ गया 7464। ठीक है, 7464 के बाद सेकंड ईयर का हम माइनस कर देते हैं इंस्टॉलमेंट नंबर 2।
सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है हमारे पास? 3000 रुपीज की। माइनस कर दिया। नाउ द अमाउंट वी हैव इज 4464। नाउ यहाँ पे आ गए कर दिया हमने इंस्टॉलमेंट नंबर 3, 5000 माइनस किया, फिनिश, खत्म बच्चों पूरी पेमेंट। तो अगर आप ये स्टेटमेंट बना लोगे तो इसके बाद आपका आराम से जो अकाउंट है हायर वेंडर का वो बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। देखो आप आपका मन को मैंने ही रीड कर लिया। यस सर बन जाएगा। ठीक है। वी हैव प्रॉब्लम्स इन कनेक्ट। अच्छा ये बोल रहा है सर एग्जाम में स्टेटमेंट पेमेंट भी है। ठीक है क्वेश्चन था एक बार फिर से लिखना भाई, कॉपी पेस्ट करना। क्या क्वेश्चन था? एग्जाम में पेमेंट करना पड़ेगा। बात का पेमेंट सर एग्जाम अबाउट स्टेटमेंट पेमेंट भी लिखना पड़ेगा। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट भी लिखना पड़ेगा। हे भगवान बताओ भाई साहब, मैं आपको रॉकेट पे बिठाने की बात कर रहा हूँ जो चांद पे ले जाएगा, और आप कह रहे हो नहीं सर मैं तो ये जो ये कागज से एरोप्लेन बनता है उस पे बैठ के जाऊंगा। अरे भाई मैं क्या बातें कर रहा हूँ, आप क्या बातें कर रहे हो? स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट आप ये नहीं भी लिखोगे। किसने ये क्वेश्चन किया था भाई? बुलाओ नाम बताओ किसने ये क्वेश्चन किया था। बेटा अगर मैं इसे स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट नहीं लिखता तो क्या ये कुछ और बन जाएगा रहेगा? तो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट मत लिखो। नाम इसका काम इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। शेक्सपियर साहब ने कहा था। और इस स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट की जगह अगर मैं यहाँ पुष्पेंद्र खुलबे लिख दूंगा तो क्या ये बन जाएगा पुष्पेंद्र खुलबे? नहीं भाई, ये स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ही रहेगा। सो नाम लिखना ना लिखना ये तो एकदम मतलब इररेलेवेंट क्वेश्चन हो गया। कैसे कर लेते हो बच्चों? मतलब कैसे कर लिया ये तुमने? कैसे सोच लिया? इतना इररेलेवेंट सोचने के लिए मैं प्रधानमंत्री से बात करके ना आपको एक भारत मतलब भारतीय रत्न, भारत रत्न बनता है आपके लिए कसम से। एक ना बच्चों में स्पेशली इसीलिए क्लास रखूंगा जिसमें ना जितनी इररेलेवेंट बातें आप सोच सकते हो सब सोचो। एक डिस्कशन हम ऐसे ही रखेंगे सारी इररेलेवेंट बात का, फिर देखते हैं सबसे ज्यादा किसको पुरस्कृत किया जाएगा। क्वालिटी है सर। क्या क्वालिटी? क्वालिटी है सर स्टूडेंट्स में। क्वालिटी है बेटा। ये जो क्वालिटी होती है ना मतलब मौज कर दी सर। हाँ बेटा उसी के लिए तो मेरा इंस्टीट्यूट पेमेंट दे रहा है और आप लोग अपना समय दे रहे हो मौज करने के लिए। भाई पढ़ाई करने आज तक पढ़ाई से किसने क्या उखाड़ लिया बताओ मुझे। सर यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बेटा ब्यूटीफुल फेमिनाइन वर्ड होता है एंड लड़कों के लिए जो मेल लोग होते हैं मस्कुलिन के लिए हम यूज करते हैं हैंडसम। ठीक है। अब ब्यूटीफुल बोल के तू मेरी तारीफ कर रहा है, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है बट मैं तेरी भावनाएं समझता हूँ, तो मेरी तारीफ ही कर रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि बीच बीच में मेरी तारीफ करते रहा करो, पढ़ाई और अच्छे से होगी। चलो मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों अब बात खत्म करते हैं और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ हम चलते हैं। उसको भी देख लेते हैं कहाँ में कहाँ है। इलस्ट्रेशन नंबर 3। यस इसमें डेट दे रखी है बच्चों हमें, तो मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन कहता है हमसे कि एक्स कंपनी परचेज्ड अ मोटर कार ऑन 1st April 2009 on hire purchase by paying 60,000 cash down and balance in 4 annual installment of 55,000, 50,000, 45,000 and 40,000। ठीक है। इंस्टॉलमेंट comprising equal amount
of cash price at the end of each accounting period. देखो बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा तो उसने टेढ़ा किया है। सबसे पहले उसने कहा एक्स कंपनी है जिसने परचेज किया, क्या परचेज किया, 1 अप्रैल 2009 को। ये लो आ गया ना। किसी बच्चे का डाउट था कि सर हम फाइनेंशियल ईयर कर रहे हैं, कैलेंडर नहीं कर रहे, कैलेंडर कर रहे हैं फाइनेंशियल। अब देखो फाइनेंशियल ईयर आ गया अपने पास, ठीक है। तो बच्चों जो चाहोगे वो सब मिलेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा बस, ठीक है। अब बच्चों इसने कहा कि सीधा हमने 60,000 की पेमेंट करी है, विच इज कैश प्राइस, नो सॉरी नॉट कैश प्राइस, इट इज डाउन पेमेंट। तो 60,000 इज डाउन पेमेंट, ओके। और इसके बाद क्या है बच्चों, हमने 4 इंस्टॉलमेंट पे करी, 1 2 3। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 55,000। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 50,000। तीसरी इंस्टॉलमेंट है 45,000 और चौथी इंस्टॉलमेंट है 40,000। डन बच्चों। इतने के बाद आगे वो कहता है दैट इंस्टॉलमेंट कंप्राइजेस ऑफ इक्वल कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। कहता है कि बच्चों ये जितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना, इन सब में सेम कैश प्राइस है, इक्वल कैश प्राइस। अब देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में अपने को कैश प्राइस नहीं गिवन था, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, तो हमने कंप्यूटेशन कैसे भी कर ली थी। इस क्वेश्चन में ना ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और ना ही हमारे पास कैश प्राइस गिवन है। तो ऑफ कोर्स यहाँ जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी और टेढ़ी मेढ़ी नेचर की होगी, बट कोई बात नहीं, हम डरते हैं क्या। हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको पता है, फिर से वही बात, अगर मैं कहता हूं कि बच्चों मुझे 100 रुपए पे करो 25-25 करके, अगर आप 25-25 की 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, आपको टोटल 100 रुपए पे करने हैं, तो 100 रुपए से स्टार्ट होगा। पहले 25 पे करोगे, कितना बैलेंस बचेगा, 75 का। अगला 25 पे करोगे, कितना बैलेंस बचेगा, 50 रुपए का। अगला 25 पे करोगे, कितना बैलेंस बचेगा, 25 रुपए का। एंड लास्ट में 25 पे करोगे, कुछ बैलेंस रह नहीं जाएगा। दैट मीन्स सब हो गया क्लियर। तो इसका मतलब बच्चों, पहला इंटरेस्ट जो लगेगा, फर्स्ट इंटरेस्ट लगेगा इस 100 रुपीज पे, I1 मतलब पहला इंटरेस्ट। दूसरा इंटरेस्ट लगेगा इस पे, I2। तीसरा इंटरेस्ट लगेगा इस पे एंड चौथा इंटरेस्ट लगेगा इस पे। अब सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को देखते रहो बच्चों, और इंटरेस्ट का अगर मैं प्रोपोर्शन निकालूं तो पहला लगा, सॉरी चौथा लगा 25 पे, 50 पे, 75 पे और 100 पे। अगर मैं प्रोपोर्शन निकालूं तो इट इज 1:2:3:4, और एक्चुअली रिवर्स में, क्योंकि पहला जो होगा वो 100 लगेगा, तो इट्स 4:3:2:1। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इंस्टॉलमेंट में कभी भी अगर इक्वल प्राइस आ गया तो उसके इंटरेस्ट में इसी प्रोपोर्शन की रिलेशनशिप होगी, जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसी प्रोपोर्शन की। अगर ये कहता है कि 3 इंस्टॉलमेंट है तो इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन 3:2:1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 4 इंस्टॉलमेंट है तो इंटरेस्ट ऑफ कोर्स 4:3:1 हो जाएगा। लो आधा काम तो खत्म हो गया। चलो अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ। मैं मान लेता हूँ बच्चों कैश प्राइस, मान क्या लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं बोला है, सब में कैश प्राइस सेम है। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट है 55,000 की, उसमें हमने कैश प्राइस प्लस 4 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया, तब जाके वो कितने का हुआ, 55,000। ये क्या था मेरे पास, इंस्टॉलमेंट नंबर 1। अगर मैं बात करूं सेकेंड इंस्टॉलमेंट की, उसमें भी सेम कैश प्राइस है, बट इंटरेस्ट है 3 टाइम्स, तो ये आ गया मेरे पास 50,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो थर्ड में कैश प्राइस प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट, इट विल बी 45,000। एंड द लास्ट वन, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस प्लस सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 40,000। अब बिना सोचे समझे बच्चों किसी भी दो एडजस्टमेंट को, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं इनको एडजस्ट करूं तो कैश प्राइस से कैश प्राइस माइनस कर रहा हूं, कैश प्राइस से कैश प्राइस कैंसिल, दो इंटरेस्ट से एक इंटरेस्ट कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ बचा आई, और यहाँ पे 5,000। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आई कितना है हमारे पास, 5,000। तो अगर आई 5,000 है तो इसके लिए 5,000, इसके लिए 10,000, इसके लिए 15,000, इसके लिए 20,000। ठीक है, अब कैश प्राइस का हिस्सा और निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है ना, दैट कैश प्राइस प्लस आई इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट नंबर 4 वाली इक्वेशन 40,000।
सो यू नो दैट इंटरेस्ट इज 5000, तो कैश प्राइस क्या होगा? सिंपली 40,000 माइनस 5,000। ये लो बच्चों, यहाँ कैश प्राइस का भी अमाउंट पता चल गया हमें, 35,000। इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट में जो इक्वल कैश प्राइस है वो कितना है? दैट इज 35,000 रुपीज। चलो अब मैं टोटल कैश प्राइस निकाल लेता हूं इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्या कैश प्राइस होगा? तो आप कहोगे सर आप 35,000 रुपए का कैश प्राइस दे रहे हो एक इंस्टॉलमेंट में, और ऐसी 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, और इसके साथ साथ सर आप दे रहे हो डाउन पेमेंट 60,000 की। कितना हो गया टोटल हमारे पास? 2 लाख रुपीज। एंड 2 लाख रुपीज होते ही बच्चों अपना वही जो पेमेंट ऑफ कैश प्राइस था उसकी एक वर्किंग बना लो और क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। उसके बाद तो आप खुद ही स्वयं कर लोगे उस क्वेश्चन को। यस, तो शुरू करते हैं। हमारे पास अब डेट दे रखी है 1/4/2009। कैश प्राइस कितना? कैश प्राइस है अपने पास 2 लाख रुपए। नाउ सेम डेट माइनस कर देंगे हम क्या? डाउन पेमेंट। कितनी डाउन पेमेंट है? 60,000। 60,000 पे करने के बाद अपने पास सेम डेट पे बैलेंस आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31/3/2010, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। अब इंटरेस्ट का रेट तो पता नहीं है, बट ये पता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 4 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट रहेगा विच विल बी 20,000। यही था ना, 4i आ रहा था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो एक आई 5,000, तो 4i इक्वल्स टू 20,000। पहला इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 20,000 का। ये टोटल हो गया आउटस्टैंडिंग 1,60,000। एंड ऑन द सेम डेट हम इंस्टॉलमेंट नंबर 1 की पेमेंट कर देंगे। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 55,000। माइनस करते हैं बच्चों, ये आ गया मेरे पास 1,05,000 रुपए सेम डेट पे। नाउ 31/3/2011 ऐड करेंगे इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट ऐड करना है नहीं पता, बट थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमने क्या किया था 4 इंटू 5,000, यहाँ पे मैं करूंगा 3 इंटू 5,000 जस्ट 15,000। टोटल आ गया मेरे पास 1,20,000। सेम डेट माइनस इंस्टॉलमेंट नंबर 3। बस ऐसे होता जाएगा बच्चों। इंस्टॉलमेंट नंबर 3 कितने की थी? 50,000। माइनस किया, मेरे पास आ गया 17,000 आउटस्टैंडिंग। नाउ द नेक्स्ट ईयर की लास्ट डेट 31/3/2012, फिर से ऐड करेंगे इंटरेस्ट। इस बार कितना आएगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2 इंटू 5,000, 10,000 आ गया। टोटल बैलेंस हो गया 80,000। नाउ सेम डेट माइनस इंस्टॉलमेंट नंबर 3, सॉरी, इंस्टॉलमेंट नंबर 3 है बच्चों, और इंस्टॉलमेंट नंबर 3 में कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। हाँ ठीक है, इंस्टॉलमेंट नंबर 3 आएगी, और इंस्टॉलमेंट नंबर 3 कितने की है? सर वो ऊपर 45। टू है ना? ठीक है, हो गया। दिस इज 35,000 एंड लास्ट वन 30। अब इसके बाद नेक्स्ट डेट आएगी 31/3/2013। फिर से हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इस बार लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो 1 इंटू 5,000, 5,000 हम ऐड कर देंगे। टोटल आ गया 40,000, और 40,000 से हम माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट नंबर 4 विच इज ऑल्सो 40,000। लो बच्चों, क्वेश्चन फिनिश। 40,000 में से 40,000 गए एंड पूरी की पूरी पेमेंट हो गई है। नाउ इसके आगे बच्चों आप अकाउंट बना सकते हो, वो आप खुद स्वयं बना लेना। फिलहाल इसको देख लो, और यहाँ कोई डाउट है किसी को तो बताओ, क्योंकि अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एकदम फर्जी क्वेश्चन है आपके लिए। एग्जाम में आने के कम चांसेस हैं उसके बहुत। नो सर, नो डाउट। चलो बच्चों, फिर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लें, और फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। अच्छा, जस्ट मेरे को बच्चों 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट अभी आपको ज्वाइन करता हूँ।
हायर परचेज का सारा मतलब डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट मिला के टोटल जो है 2,50,000 के। देन उसके बाद ये आई थिंक ये लगाया है इसमें इक्वेशन। अरे मुझे भी कोई समझा तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा कुछ। इक्वल होगा ना, तो रेशियो इसी गाने बंद करो प्लीज प्लीज। कौन बता रहा था बताओ। इक्वेशन लगाइए ना इसमें। अरे बता दो कैसे आया, क्या आया, क्यों आया। अरे रेशियो का तो कुछ भी नहीं है ना, जब भी कैश प्राइस इक्वल दिया होगा तो जितने भी इंस्टॉलमेंट है उसके अकॉर्डिंग रेशियो हो जाएगा। अरे रेशियो समझ में आ गया ना, रेशियो के बाद में कैश जो किया वो कुछ नहीं पल्ले पड़ा। जो इंस्टॉलमेंट बनाई उसके बाद में समझ में नहीं आया, जो इक्वेशंस बनाई है सर ने। इक्वेशन तक इक्वेशंस समझ में आया, कैश इक्वेशन के प्राइस बाद की हाँ। हाँ तो फिर उसके बाद में वो कैश प्राइस पेमेंट वाला। एक इक्वेशन लेके उसमें पुट डाउन कर दिया गया है, ठीक है, कैश कोई भी प्राइस दो निकालने के इक्वेशन लिए। ले लो, कोई भी दो इक्वेशन से इंटरेस्ट निकल जाएगा ना, फिर उसके बाद कैश प्राइस निकल जाएगा उससे। समझ में आया। पहले क्लियर हो इंटरेस्ट गया। निकालना है, दो इक्वेशन लेके ओके। इंटरेस्ट निकलने के बाद फिर एक इक्वेशन कोई भी उसमें पुट डाउन कर दो उसकी वैल्यू को इंटरेस्ट की। देन उससे हमारा कैश प्राइस आ जाएगा जो कि 35,000 आ रहा है, ठीक है। ओके। हाँ, और इसमें 4 और फिर इंस्टॉलमेंट्स हैं तो इसे 4 से इंटू कर दिया गया है। क्योंकि कैश प्राइस तो इक्वल ही है, इसलिए 4 से इंटू किया। अब ये पूछ रहे हो कि आई थिंक जो ये निकाला है 4 से इंटू करने के बाद हमारा 2 लाख आ रहा है ना, राइट। उसमें 60,000 ऐड करने के बाद डाउन पेमेंट भी की ना। अच्छा डाउन अच्छा पेमेंट भी अच्छा। ऐड करनी पड़ेगी ना हाँ उसमें। हाँ, हाँ हाँ। पेमेंट भी ऐड होगी। और फिर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा अगेन। टोटल इंटरेस्ट मींस। हाँ 2,50,000 में 2 लाख माइनस करेंगे जो 50,000 का डिफरेंस है हाँ वो इंटरेस्ट। तो इसको ये मतलब कैश प्राइस और ये इंटरेस्ट शो करके देन फिर इंस्टॉलमेंट अलग से नेसेसरी है ऐसे पूरा दिखाना। मतलब एक साल का जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूअसली नेक्स्ट ईयर ऐड करते गए ऐसे करके चल रहा है। हाँ इसमें एक हमारा जो 1 साल का इंटरेस्ट है। क्या बोल रहे हो आप, क्वेश्चन रिपीट करो एक बार। मेरा मतलब ये है कि जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट निकाला गया मतलब इक्वेशन सॉल्व करके उसी को कंटिन्यूअसली जो 3 या 4 इंस्टॉलमेंट है वो हाँ उसमें हमारा ऐड कर दिया वही। हाँ हमारा इंटरेस्ट अमाउंट भी सेम चल रहा है ना बिकॉज इसीलिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहा तो ऐसे ही निकालो, हो गया। बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा रेशियो तो में ऐसे ही मल्टीप्लाई निकलेगा। जो रेशियो दिया हुआ है हमारा, जो रेशियो निकला है 5,000 को, उसमें रेशियो में मल्टीप्लाई किया हुआ है 5,000 को। जो इंटरेस्ट निकला हमारा उसमें रेशियो में मल्टीप्लाई किया हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 4 से, सेकंड में 30 से और सेकंड में 2 से। शुरू करें बच्चों फिर आगे। बताओ क्या कहाँ पे डाउट आ रहा है मेरे को बताओ एक बार, मैं भी देखता हूँ किसका डाउट है और कहाँ सबको पे है। थर्ड वाला सर के ऊपर से गया। सर ये थर्ड जो वाला थर्ड वाला हमारा ऊपर से। इंटरेस्ट रेट हमें नहीं दिया हुआ राइट, तो इसमें हमारा मतलब सारा इंटरेस्ट सेम ही होगा हर ईयर का, जो भी मतलब हर इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट हमारा ऐड हो रहा है वो सेम होगा। बेटा वो सेम प्रोपोर्शन वाइज सेम हो जाएगा ना, एक सिंपल सी बात है। जब मैं आपसे कहता हूँ आप खुद मेरे को बताते रहो, अब मैं कहता हूँ कि आप मेरे को 10-10 रुपए करके पेमेंट करोगे, ठीक है, 5 बार, टोटल कितना अमाउंट हुआ? 50 हो गया ना, 50 10-10 रुपए है। और आप 10 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 10 रुपए पे कितना इंटरेस्ट हुआ? 1 रुपए। रुपए। ठीक है,
जब आप 50 रुपए की पेमेंट करनी थी, पहला आउटस्टैंडिंग 50 होगा, तो पहला इंटरेस्ट कितने का हुआ? 5 रुपए का। फिर आपने 10 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे, मतलब 10 रुपए का कैश प्राइस पे कर दिया। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग होगा 40 रुपए का। 40 रुपए का 10% कितना? 4 रुपए। फिर 30 रुपए होगा। तो 5, 4, 3, 2 ये आपके इंटरेस्ट होंगे। सो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर कैश प्राइस सेम रहे हमारी हर एक इंस्टॉलमेंट पे, अगर कैश प्राइस सेम होगा हर एक इंस्टॉलमेंट पे, तो मैथमेटिकली जो भी उसका इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट को जितने भी, लाइक अगर मैं कहता हूं कि टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो चारों का इंटरेस्ट 4:3:2:1 में होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा मान लो कि आपके पास 50 रुपए मैंने आपको उधारी दी थी और 10-10 रुपए आपकी आप पेमेंट करोगे, तो पहला उधारी पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 50 रुपए पे बनेगा। कितना? 5 रुपए का। फिर 10 रुपए आपने पे कर दिए, अगला इंटरेस्ट 40 पे बनेगा, 4 रुपए का। अगला इंटरेस्ट 30 पे बनेगा, 3 रुपए का। सो दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं है हमें। हमें इक्वेशन बना दी, इक्वेशन ऐसे बना दी कि भाई पहला जो इंटरेस्ट होगा वो 5 टाइम्स होगा। लाइक ये जो मैंने बनाया ना कि ये 4i + 3i + 2i, ये क्या है कि भैया जब पेमेंट ब्रेक होके होगी तो फर्स्ट जो सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जैसे ये 50 का मैंने ब्रेकअप किया, सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट 10 रुपए की होगी, उससे ऊपर 20 रुपए की होगी, तो 10 रुपए में 1 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा, 20 पे 2 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। नाउ लुक एट दीज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो अमाउंट आए या फिर रेशियो प्रोपोर्शन आए, इट विल बी 1:2:3:4:5। तो ये ये मतलब ये मैथमेटिकल रिलेशन। सारा सारा प्रोपोर्शन ऐसे ही चलेगा हर जिसमें मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होगा 1:2:3:4, बिल्कुल। राइट? हाँ, और अब जो बच्चों आपके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, सो दैट मीन्स फॉर श्योर आपके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं होगी, जहां तक मेरा ख्याल है। आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट थोड़े से कमजोर है, इसीलिए आप यहाँ पे फंस रहे हो, क्योंकि ये सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। यहाँ आपका हायर परचेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा उस पर काम करना, रेशियो प्रोपोर्शन पे, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। हाँ देखा, यस सर मेरी मैथ्स नहीं थी, मेरी भी मैथ्स नहीं थी। तो जीवन में ना मैथ्स का होना बहुत जरूरी है। जो एस्ट्रोलॉजी सिखाऊं तो देखो, एस्ट्रोलॉजी से बताऊं तो में से किसका अटेम्प्ट कितने दिनों में कवर होगा, क्लियर होगा? ठीक है, यस सर, बताइए सर। बताइए सर। ठीक है, बताता हूँ अगले क्वेश्चन के बाद, ठीक है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम कर रहे हैं, छोटी सी इलस्ट्रेशन है, बस इसको करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। लॉल लॉल इलस्ट्रेशन नंबर 4 बच्चों, ये बहुत इजी है, एग्जाम में आएगी तो 1 मार्क की आएगी, और बहुत बहुत इजी है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। कहता है 1/1/2010, 1/1/2010 क्या हुआ इस दिन? कहता है 1/1/2010 X purchased a plant from Y on hire purchase. The hire purchase rate was settled at 60,000 payable as to 15,000 on this and 15,000 at the end of 3 years. तो बच्चों क्वेश्चन ने इस बार आपको हायर परचेज प्राइस देगा। अब दे भी दिया तो अपने को क्या, अपने को हायर परचेज प्राइस से कुछ लेना देना है ही नहीं, इसलिए 60,000 बोल दिया। और हायर परचेज प्राइस होता क्या है? कैश प्लस इंटरेस्ट। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को क्या चाहिए? कैश प्राइस, जो कि फिलहाल दे नहीं रखा, ठीक है? अब ये कह रहा है बच्चों कि ये जो 60,000 है ना, इसमें से 15,000 डाउन पेमेंट है और 15,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है? ये आपसे कहता है interest was charged at the rate 5%, 5% पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी 10% कह रहा है, तो डेप्रिसिएशन का फिलहाल काम नहीं है, और डेप्रिसिएशन आप खुद ही कर लोगे, बट उसके लिए भी आपको अकाउंट बनाने के लिए कैश प्राइस की रिक्वायरमेंट होगी। अब आगे जो आपसे लाइन कह रहा है बच्चों, वही इस क्वेश्चन की लाइन है, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी सिर्फ एक ही स्टेप में। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक
जो सबसे लास्ट लिखा है ना, गिवन दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ ₹1 एट द रेट 5% इंटरेस्ट इज दिस। अब ये बताओ बच्चों, अगर मैं आज आज ₹1 देता हूं, आज से 1 साल बाद आपको फिर से ₹1 देता हूं, और आज से फिर 2 साल बाद आपको फिर से ₹1 देता हूं, तो 3 साल में आपके पास मेरा कितना पैसा इकट्ठा हो गया? ₹3। ठीक है। लेकिन आपको पता है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या नॉर्मली मैं बोल दूं महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू हमेशा समय के साथ साथ कम होती रहती है। और अगर आप ये बात नहीं मानते तो अपने नाना नानी से पूछना, भाई 54-58 में तो उन्होंने मतलब लग्जूरियस लाइफ जी ली थी अपनी, और हम यहाँ हजारों लाखों में भी लग्जूरियस लाइफ नहीं जी पाते। अच्छा ठीक है। सो किधर गया? यस। तो क्योंकि बच्चों पैसे ना जो बढ़ी जाती है, हो सकता है यहाँ आज ₹1 होंगे, लेकिन 1 साल बाद हो सकता है 90 पैसे हो जाए, और 2 साल बाद 80 पैसे हो जाए। तो इसी के लिए इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी। तो आप फ्यूचर में ₹3 दे रहे हो, लेकिन आज उसकी क्या वैल्यू है? ठीक है। तो वो जो एन्युटी फैक्टर आपको दे रखा है ना, एन्युटी फैक्टर यही होता है। एन्युटी फैक्टर जब हम अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को ऐड कर लेते हैं, मैं क्या बोलूंगा ये कुछ बच्चों के सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि आपने सेकंड ग्रुप में कैपिटल बजटिंग नहीं किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किया, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही 2.5 घंटे का है, और 2.5 घंटे की चीज में 2.5 मिनट में आपको नहीं करवा सकता। बस फिलहाल आप इतनी सी बात समझ लो कि नॉर्मली मुझे जो पेमेंट करनी है, मैं क्या पेमेंट करूंगा बच्चों? 15,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूं मैं, एंड प्लस 15,000 का कैश डाउन पेमेंट में पे कर रहा हूँ, 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है। तो अब ये हो गया 45 + 15, दिस टोटल इज 60, एंड दिस 60,000 इज हायर परचेज प्राइस। ऐसा तो क्वेश्चन ने बोला ही हुआ है कि भैया 60,000 हायर परचेज प्राइस है, आपको क्या निकालना है? कैश प्राइस। तो कैश प्राइस के लिए आप क्या करो, ये हम मानते हैं बच्चों, ये जो डिफरेंस आएगा ना, जो उसने एन्युटी फैक्टर दिया है, व्हिच इज 2.7232, 2.7232, इसका मतलब ये ₹3 ना इंटरेस्ट का इफेक्ट लेने के बाद है। अगर ये हटा दूं ना, तो आज से 3 साल बाद ₹1 की वैल्यू विदाउट इंटरेस्ट, मतलब विदाउट बैलेंस किए, ₹2.72 रह जाएगी। सो सिंपल है, आपको क्या करना है? 15,000 इंटू 3, और 3 से इंटू करने के बाद आप इसे डिवाइड कर दोगे, सॉरी उल्टा कर, यस क्या कर देंगे हम? 15,000 की एक इंस्टॉलमेंट है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2723 से, ये कैश प्राइस का हिस्सा आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइड कर देंगे, सॉरी कोई डिवाइड नहीं करना। तो यहां जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों 3 साल से मल्टीप्लाई किया, जिसमें इंटरेस्ट का फैक्टर आ गया, और जब मैंने एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा ना, तो इसमें मैंने इंटरेस्ट का, एन्युटी फैक्टर में इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड था। तो बस इतना सा आप समझ लो, चाहे तो रट लो, कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उसे एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, बस इतना। एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, और जो भी आ जाए, तो 15,000 को 3 साल से मल्टीप्लाई करने की जगह 3 साल पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो एन्युटी फैक्टर बन रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस कर देंगे ₹15,000। बताना बच्चों ये कितना आता है? ये आ गया मेरे पास 5584। ठीक, बस इतना है। आप चाहे इसको आप रट लो जैसे चाहे, क्योंकि ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क में ही क्वेश्चन आएगा, उससे बड़ा नहीं बनेगा। 5584, क्वेश्चन बन भी गया मान से बड़ा तो 848, तो क्या फर्क पड़ता है? एक बार आपके पास कैश आ गया, फिर तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे ना, जैसे मैं खुद ही कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मेरे पास कैश प्राइस आ गया 55,848, क्या करूंगा आगे? माइनस करूंगा इसमें से डाउन पेमेंट। कितने की डाउन पेमेंट है? 15,000 की। 15,000 माइनस करने के बाद क्या बचा? 40,848। नाउ इसमें ऐड करेंगे हम इंटरेस्ट एट द रेट 10%, सॉरी 10 नहीं, क्वेश्चन ने दे रखा है 5%। 5% इंटरेस्ट पे करने के बाद हम इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे, और तीनों की तीनों इंस्टॉलमेंट कितने की है? 15,000 की। बस इस तरीके से क्वेश्चन आगे हो ही जाएगा। कैश तक निकालने तक की लड़ाई थी वो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इज इट क्लियर? समझ आ गया ना? सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन आपको याद रखनी है, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ बच्चों।
कि हमारी जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की जगह हम एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास इंस्टॉलमेंट का कैश निकल जाएगा, फिर उसमें हम प्लस कर देंगे डाउन पेमेंट, एंड डाउन पेमेंट तो होती ही कैश प्राइस पे है, एंड ये आ जाएगा टोटल कैश प्राइस। और यहां हमारी बात होती है खत्म, और नेक्स्ट टॉपिक होता है शुरू। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके एग्जाम में बच्चों? या तो ये 4 टाइप की इलस्ट्रेशन आएगा, या फिर आएगा रिपोजेशन से रिलेटेड। पहले मतलब समझो कि रिपोजेशन होता क्या है। रिपोजेशन, पोजेशन का मतलब हो कि एस्ट्रोलॉजी। ओहो हो, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बताता हूँ, वैसे मेरा हाथ थोड़ा सा गंदा हो रहा है और मेरे नाखून थोड़े से बड़े हैं, बट ध्यान से देखना। एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, लेकिन किसी पे अगर नेगेटिव है तो ये मत सोचना कि वो नेगेटिव है। एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं साइड साइड, बट ओवरऑल जो कोर्स आप कर रहे हो ना, ये कोर्स मतलब रिलेटेड होता है हमारा बुध ग्रह से। बुध बोले तो मरकरी ग्रह से। बुध को हाथ में कैसे देखा जाता है? ये जो हमारी सबसे छोटी वाली जो फिंगर होती है ना, इसे बुध से देखा जाता है। सो अगर आपकी राइट और जो लेफ्ट छोटी हैंड। वाली मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं इस पे एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि ये क्लास बच्चों रिकॉर्ड भी हो रही है। आप क्या चाहते हो, एक टीचर को निकाल दिया जाए इस वजह से कि वो अकाउंट्स तो सिखा नहीं पाता, एस्ट्रोलॉजर बनाने चला है बच्चों को, सीएमए बनाने की ड्यूटी है उसकी। हाँ, ठीक है, ओके। सो नॉर्मली बच्चों इसकी हाइट देखी जाती है छोटी वाली उंगली की। अगर इसकी हाइट अच्छी है कितनी, अगर आप इस वाली फिंगर को देखो, छोटी वाली फिंगर से पहले ये 3 पार्ट्स में मतलब डिवाइड होती है। ये 3 जो वो होते हैं, सबसे नीचे एक गोला होता है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो ये जो सबसे ऊपर वाला, ये वाला जो गोला होता है, हाँ, अगर इससे ऊपर या इसके पास आसपास ये छोटी फिंगर चली जाती है, तो दैट मीन्स आपको बुध की लाइन पे कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। कम स्ट्रगल मतलब एवरेज मेहनत करके सीएमए बन जाओगे। जिनकी उंगली छोटी होती है उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही होगा 100%, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तमाम चीजें देखी जाती है। फिर उसके लिए आपकी कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुंडली का एनालिसिस तो बहुत डिटेल में हम चले जाएंगे, तो उसका फायदा नहीं है। बुध अच्छा करने के लिए, हाँ ये मैं बता देता हूँ कि बुध अच्छा करने के लिए क्या करें। इफ यू वांट टू बी गुड इन अकाउंटिंग, जस्ट बी गुड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पे काम करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, अपने आप तुम्हारी अकाउंट्स और ये सब अपने आप अच्छे होते जाएंगे। एंड उससे भी बड़ी चीज बच्चों, ये जो एस्ट्रोलॉजी ये सब होती है ना, ये सारी चीजें एक तरफ है। 99% चीज आपकी जो मेहनत होती है और फोकस होती है वही होता है। अपनी पढ़ाई करते रहो, बस चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। कहते हैं कि भाई जिस चीज को समय दोगे ना, वो चीज आपको रिजल्ट देगी। और ये जो सूर्य पे जल चढ़ाने वाली बातें हैं भाई, ये मैंने नहीं कही, तो ये आप अपने हिसाब से जिसको जो लगता है वो कर सकते हो। एक और चीज बच्चों, ये बात कुछ अलग है। कंबाइंड स्टडी कभी भी आप मिलो ना, क्योंकि अभी आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, आप लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से आप कंबाइंड स्टडी करोगे ना मिलके, तो उसका काफी फायदा होता है। कि जैसे एक बच्चे को नींद आ रही है ना, तो दूसरा अपना तकिया दे देता है, और आप साथ में बैठ के काफी सारे गेम्स खेलते हो, तो बहुत फायदा होता है कंबाइंड स्टडी का, ठीक है। तो इन फायदों के लिए कंबाइंड स्टडी कभी मत करना। कंबाइंड स्टडी में बच्चों अगर 2 दिमाग मिलके एक चीज को करेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे से होगा। लेकिन याद रखना, कंबाइंड स्टडी तभी करना जब ना सारे के सारे बच्चे एक टाइप से या एक सिंसियरिटी के साथ चीजों को कर रहे हैं। मैंने ऐसे देखा है कि बड़े बड़े टॉपिक सिर्फ आधे आधे एक एक घंटे में निपटा देते हैं बच्चे, जब मिल के करते हैं, डिस्कशन करके करते हैं। अगर आपके साथ कोई दोस्त रहता है तो प्लीज ऐसे आप उन चीजों को ठीक, ये देखो मैं कहाँ बता रहा हूँ, ये कहाँ चला गया व्यक्ति। चलो, रिपोजेशन। रिपोजेशन की बात हो रही थी यहाँ पे। ये रिपोजेशन क्या होता है? रिपोजेशन का मतलब, पोजेशन होता है बच्चों फिजिकल किसी भी चीज की, जो फिजिकली वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं पोजेशन। तो आपको पता है ए ने बी को मशीनरी दी हायर परचेज पे, और बोला कि भाई बी पे कर दियो। लेकिन ड्यू टू एनी रीजन अगर बी ने पेमेंट नहीं करी, दैट मींस नॉन पेमेंट, या फिर फेलियर हो गया, फेलियर टू मेक पेमेंट, तो ए क्या कहेगा? ए नाराज हो जाएगा। जैसे हम जब छोटे छोटे थे, क्रिकेट खेलते थे, आउट हो जाते थे, तो हम क्या कहते थे? मेरा बैट वापस दो, मैं वापस जा रहा हूँ। तो सिमिलरली जब ए को पैसे नहीं मिलेंगे ना, तो ये पता है क्या बोलेगा? जिसका भी सूर्य ठीक करना है वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं उपाय बता दूंगा, ठीक है। हाँ, ए क्या करेगा? ए जब बेकार होगा तो बी से कहेगा कि भाई
ला मेरी मशीन वापस कर। तो पहले मशीन किसके पास थी? ओनर के पास, जो ए था। ए ने मशीन किसको दे दी? बी को। बी ने पेमेंट नहीं दी तो बी से वापस मशीन किसने ले ली? ए ने। तो याद रखना है बच्चों, जब भी नॉन पेमेंट के बाद हायर वेंडर अपने एसेट को वापस ले लेगा, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम रीपोजेशन, दोबारा से अपनी पोजीशन पे लेना। तो याद रखना है बच्चों, रीपोजेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब डिफॉल्ट इन पेमेंट होगा। कृपया करके आप अपना वार्तालाप बंद कीजिए और यहाँ पे फोकस कीजिए। यस, तो रिपोजेशन होगा कब बच्चों? whenever there is a default in payment। पेमेंट में डिफॉल्ट होगा, कौन करेगा? जब परचेजर पैसे नहीं देगा तब रिपोजिशन कौन करेगा? हायर वेंडर। हायर वेंडर ही रिप्लेस कर सकता है गुड्स। उसके बाद ये गुड्स को वापस ले जाएगा, उसमें कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम करके उसको सेल कर देगा। क्या करेगा, कैसे करेगा, वो भी हम बाद में देखेंगे। जो रिपोजिशन में दो टाइप की रिपोजिशन होती है। पहली रिपोजिशन होती है पार्शियल और दूसरी रिपोजिशन होती है पार्शियल रिपोजिशन एंड फुल रिपोजिशन। तो रिपोजिशन मतलब जो चीज मैंने दी थी उसको मैं वापस ले लूंगा, हायर वेंडर वापस ले लेगा। याद रखना बच्चों, पार्शियल रिपोजिशन तभी हो सकता जब आपने मोर देन वन आइटम सेल किए हों। अगर एक से ज्यादा आइटम आपने सेल करे ना बच्चों, तभी तो एक को आप वापस ले सकते हो। और फुल का मतलब ये है कि इवन सिंगल आइटम भी किया होगा ना आपने, तो सिंगल आइटम भी फुली रिपोजेस्ड हो जाता है। इवन मैं कहता हूं कि भाई मैंने 10 गाड़ियां आपको दी, 10 में से आपने पेमेंट नहीं करी थी, तो 10 की 10 मैंने वापस ले ली, तो ये फुल रिपोजिशन। 10 में से 8 मैंने ले ली तो ये पार्शियल रिपोजिशन है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों, मैंने एक ही गाड़ी आपको दी है, सो मैं एक ही कार आपको दी है और मैं कह रहा हूँ कि अब पेमेंट नहीं करी तो मैं इस गाड़ी की ब्रेक और स्टीयरिंग निकाल के ले जा रहा हूँ, बाकी चलाते रहो, और मैं कहता हूँ ये पार्शियल रिपोजिशन है। क्या ये पार्शियल रिपोजिशन है? सर ये तो पागलपन है। आप कैसे गाड़ी की स्टीयरिंग ब्रेक, कैसी बातें करते हो सर आप, बहकी बहकी सी। कुछ भी सोच रहे होंगे सर इतनी बहकी बातें करते हैं, कुछ पी के तो नहीं पढ़ाते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन बच्चों हम फुल रिपोजिशन का करेंगे। फुल रिपोजिशन का क्वेश्चन करेंगे क्योंकि फुल रिपोजिशन एग्जाम में आने के कम चांसेस है, तो एकदम डायरेक्ट है, ज्यादा मेहनत उसमें करनी ही नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी, जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, विच इज पार्शियल रिपोजिशन। सो पार्शियल रिपोजिशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है, एंड ऑफ कोर्स तभी तो चीज अलग होगी। अगर आप बिना प्रॉब्लम के सब कुछ कर जाओगे तो भाई आप बीकॉम थोड़ी कर रहे हो, फंसोगे, अच्छे से फंसोगे। अपना सूरज कैसे अच्छा अपना सूरज कैसे सटीक तरीका है। जो भी आपको अकाउंट्स पढ़ाता है ना ओरल क्लासेस में, अकाउंट नंबर लेके अच्छी अच्छी पेमेंट डालते रहो। जितनी पेमेंट आप अकाउंट में डालोगे आपका सूरज उतना बेहतर होता जाएगा। अब जिसको बेहतर करना है वो इस काम को कर ले, बस बात खत्म। सारे ही ग्रह ऐसे ठीक होंगे। बस अकाउंट डिटेल ले लेना मेरे से, ट्रांसफर करना, देखो तुम्हारा भाग्य जाग जाएगा। ये सर सही सही है ना? सर हमारी बात सही है। कर रही है आज। भाई सर मौज कर दी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा वेट करो, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा जो भी उपाय होंगे। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो। ये बच्चा मजे ले रहा है कि सर मेरा सूरज ठीक करो। सर अब इसको सनी भी ठीक करवाना है, इसकी ना इग्नोर करो मैसेज। बुध भी ठीक करवा। अच्छा वैसे ये था क्या ग्रह? आप जरा मेरे को एक बार हाई लिखना है, इससे 2 क्वेश्चन पूछने हैं मैंने, और फिर उपाय बताता हूँ। एक बार हाई लिखियो भाई, जो भी है। इसका नाम ही नहीं है। DGG नाम ही DHD। ये क्या डगद नाम है तेरा? डगद, ये कोई नाम हुआ बना? अच्छा मैं एक फुल रिपोजिशन का
I think yes, this is बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है. कम टू क्वेश्चन नंबर 7. ये हमारे पास फुल रिपोजिशन का है, जल्दी से ये करवाना है. ओके. एक बार क्वेश्चन पढ़ के मैं उसकी डिटेल लेता हूँ. फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट 2011 ए परचेज. बेटा ये आ नहीं है, ये ए है व्यक्ति का नाम. ए परचेज्ड 5 मशीन्स फ्रॉम बी. तो बी हो गया हमारे पास हायर वेंडर, जिसने 5 मशीनरी बेच दी किसको? ए को. ठीक है. ही इज हायर एंड ही इज हायर परचेजर. मतलब हायर परचेजर, कोई भी इसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है. ठीक है. उसके बाद कहता है 20% डाउन पेमेंट एंड द बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 280, 260, 240, 220. कहता है कि भाई 20% तो हमने दे दी डाउन पेमेंट, और उसके बाद हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है. कितने कितने पेमेंट हमारे पास? चारों. 2,80,000, 2,60,000, 2,40,000. यस, 2,40,000 एंड 2,20,000. ठीक है. उसके बाद आगे कहता है द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10%. वेरी गुड. इंटरेस्ट दे दिया, ये चीज अच्छी कर दी इसने. 10% का इंटरेस्ट है हमारे पास. आगे कहता है ए राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. तो डेप्रिसिएशन कितना हमारे पास? 20%. कौन चार्ज कर रहा है? ए. 20% डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड. डन. उसके बाद कहता है A on A's failure to pay the installment on 31/3/2012. मतलब 31/12/2012. इसमें तो ऑफकोर्स सेकेंड इंस्टॉलमेंट ही आएगी, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में वो फेल हो गया. ठीक है क्या? हेलो. हेलो. हाँ जी सर. हेलो हेलो. सर गए. वॉइस नॉट कमिंग. माइक चेक 1 2 3. जब भाई सर नहीं है. अभी तक कितने चैप्टर्स हो गए? वही काउंट नहीं किए कितने हो गए, वैसे तो बहुत हो गए. अबे कोई बहुत नहीं हुए, 3-4 ही हो रखे हैं मुझसे. ठीक है. वो तो देख रहा हूँ कब से तो. चलो ठीक है, शुरू करते हैं. यस बच्चों, ये था हमारे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट में बेचारा फेल हो गया, पेमेंट नहीं कर पाया. आपने माइक ऑफ कर लो. और जैसे ही सेकंड इंस्टॉलमेंट में बेचारे का फेलियर हो गया, तो उसने इसके सारे के सारे एसेट्स रीपोजेस कर दिए. रीपोजेस करने के बाद उसने वैल्यूड, कहता है वैल्यूड एट 40%. याद रखना, जो भी रीपोजेस करेगा, जो भी, हमेशा हायर वेंडर ही रीपोजेस करेगा. तो रीपोजेस करने के बाद गुड्स की वैल्यू भी हायर वेंडर ही बताएगा. क्यों? क्योंकि गुड्स का ओनर कौन? हायर वेंडर. एंड ओनर ही अपनी चीज की वैल्यू बता सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता. उसके बाद कहता है बच्चों, ओनर ने 40% वैल्यू किया, और उसके बाद इस पे 6,000 रुपए के कोई खर्चे करे रिपेयर्स पे. और 6,000 रुपए के खर्चे करने के बाद इसने इसको सेल कर दिया. सोल्ड फॉर 2,66,000 रुपीज. पहली बात तो बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में आ ही नहीं सकता. इसके अंदर 3 वर्किंग नोट है, मतलब काफी ज्यादा पोर्शन तो वर्किंग नोट में ही चला जाएगा. फिर अकाउंट्स बनाने का अलग, और अकाउंट्स हायर वेंडर पे भी बनेगा और हायर परचेजर पे भी बनेगा. तो एग्जाम में आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बट स्टिल मैं इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको करना.
यस बच्चों, बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो ये कि मुझे क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन ही नहीं है। एंड वंस अगेन अगर कैश प्राइस गिवन नहीं होगा तो हमारा क्या जनरल रूल था, हमारा क्वेश्चन कैसे जाएगा, क्वेश्चन जाएगा हमारा रिवर्स, उल्टे से क्वेश्चन करेंगे, मतलब फ्रॉम द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल वैसे ही हम करके आए हैं बच्चों, तो दोबारा से वही करना है अपने को, कोई नई चीज नहीं है उसमें, बहुत आराम से आप कर लोगे। ठीक है बच्चों, रिवर्स में क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 2,20,000 की। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना है, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बेस में ऐड कर दूंगा तो बेस हो जाएगा 110 का। सो यू नो दैट 2,20,000 इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, एंड इफ इंटरेस्ट इज 10% तो टोटल बेस हो जाएगा कैश प्राइस के साथ 110। अगर 110 इसका कर दूं बच्चों तो ये आ जाएगा मेरे पास 20,000। So this is the amount of interest and this is the amount of cash price. बस देखते जाओ। So मेरे पास 2.2 लाख था, माइनस किया उसमें से 20,000 मतलब 0.2 लाख, तो मेरे पास कैश प्राइस कितना आया, 2 लाख रुपीस। थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 2,40,000 की, 2.4 लाख रुपीस। ठीक है, तो 2.4 लाख है। तो अब यहाँ पे मैं आपसे बैलेंस पूछूं तो आप कहोगे सर 2.4 लाख प्लस जो नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग या कैश प्राइस है उसको ले लो, क्योंकि थर्ड में भी आउटस्टैंडिंग रहा होगा। इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 1110 से एंड मल्टीप्लाई किया 10 से, ये आ गया हमारे पास 40,000। एंड ये वाली इंस्टॉलमेंट थी 2.4 लाख की, इंटरेस्ट कितना है इसमें 1000, ये भी आ गया कैश प्राइस 2 लाख रुपीस। नाउ सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की है, ये है 2.6 लाख रुपीस की। सो 2.6 लाख की करंट इंस्टॉलमेंट है, एंड इससे पहले दो कैश प्राइस हैं जो 2-2 लाख के हैं। सो दैट मींस टोटल 4 लाख और ऐड कर दिया मैंने इसमें। एंड अगेन 10/110 का बेस। नेक्स्ट आ गया मेरे पास इंटरेस्ट 60,000 रुपीज का, एंड 2.6 लाख की इंस्टॉलमेंट में से 6 लाख माइनस कर दिया, अगेन 2 लाख आ गया। नाउ फर्स्ट आ गया हमारे पास इंस्टॉलमेंट 2.8 लाख रुपीस की। सो 2.8 लाख प्लस पिछले 2-2 लाख करके 6 लाख का कैश प्राइस, 110 ये आ गया 80,000। तो 2.8 लाख माइनस 0.8 लाख इक्वल्स टू 2 लाख। सो बच्चों ये जो चार इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है, इन चार इंस्टॉलमेंट्स में टोटल कितना, 10 लाख रुपए। बहुत ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन ने कहा है आपसे डाउन पेमेंट आपको दे नहीं रखी, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस का हिस्सा अगर इतना है तो इसके बाद आपको डाउन पेमेंट ऐड करनी पड़ेगी, और डाउन पेमेंट ऐड करने के बाद आएगा मेरे पास टोटल कैश प्राइस। और सवाल ये होता है कि भैया मैं डाउन पेमेंट इसमें ऐड कैसे करूं, डाउन पेमेंट तो है नहीं। बट क्वेश्चन ने ये बोला है कि भाई डाउन पेमेंट टोटल 20% ऑफ कैश प्राइस है। तो अगर डाउन पेमेंट 20% है तो इंस्टॉलमेंट वाला जो कैश प्राइस है वो कितना हो जाएगा, अपने आप 80% हो जाएगा। और यहीं से आपको चीज क्लियर हो जाएगी कि भैया डाउन पेमेंट 20% है, कैश प्राइस 80% है। तो 80% किसी चीज का 8 लाख है तो टोटल कितना होगा, ऑफ कोर्स 10 लाख रुपए। ये भी मैथमेटिकल चीज है बच्चों, जिसका मैथ स्ट्रांग है वो इसको अपने आप समझ जाएगा। तो अगर ये 10 है तो डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए आ गया। और इसके होते ही हमारा पहला इंटरेस्ट और कैश प्राइस कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बन चुका है। और इसके बनने के बाद नेक्स्ट बहुत छोटा सा हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ, वही जो स्टेटमेंट बना रहे थे पेमेंट वाली, और वो स्टेटमेंट बच्चों बहुत छोटी बनेगी। बहुत छोटी क्यों बनेगी, क्योंकि सेकेंड ईयर में ही क्वेश्चन 4 साल तक जाएगा, 2 साल कर दिया नॉन पेमेंट कर दिया। तो देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में डेट गिवन थी हमें 1/1/2011, 1/1/2012 को आपने मशीन सारी की सारी मशीनरी का कैश प्राइस कितना हो रहा है अभी कैलकुलेट कर लिया हमने, 10 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद ऑन द सेम डेट हम डाउन पेमेंट माइनस करेंगे कितना, क्वेश्चन ने बोला हुआ है, हमने वर्किंग में निकाल भी दिया 20%।
सो 2 लाख माइनस किया, हमारे पास आउटस्टैंडिंग आ गया 8 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख कब आया? सेम डेट पे, एक साल बाद, 31/12/11 बाय इंटरेस्ट। हम इस पे इंटरेस्ट ऐड करेंगे कितना? एट द रेट 10%। इसका 10% आ जाएगा 80,000। टोटल हो गया 8,80,000। ठीक, इस 8,80,000 के टोटल के बाद बच्चों सेम डेट पे हम माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट नंबर 1। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 4,80,000, सॉरी 2,80,000। बैलेंस बचा 6 लाख रुपए सेम डेट पे, एक साल बाद 31/12/2012 बाय इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट ऐड करोगे कितना? इसका 10% विच विल बी 60,000। टोटल आ गया 6,60,000 एंड बाय, इसमें से माइनस करोगे आप इंस्टॉलमेंट नंबर 2। एंड इंस्टॉलमेंट नंबर 2 तो आपने पेमेंट ही नहीं करी, इस डेट पे पेमेंट में क्या हो गया? डिफॉल्ट। इसीलिए बहुत छोटा सा बनेगा हमारे बच्चों ये जो स्टेटमेंट ऑफ रीपेमेंट है या स्टेटमेंट ऑफ कैश प्राइस है। ठीक है, बस एक बार आपने स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट बना ली, उसके बाद तो अकाउंट्स तो यूं ही बन जाएंगे चुटकियों में। बस देखो मैं इसको साथ में रखता हूँ और देखो बच्चों कितनी जल्दी जल्दी अकाउंट्स बनेंगे। बट बिफोर दैट हमें दोनों के लिए अकाउंट बनाने हैं। दोनों के लिए बोले तो दोनों की बुक्स में अकाउंट्स बनाने हैं एंड अकाउंट्स बहुत छोटे से बनने हैं अपने पास। तो मैं पहले दोनों की बुक्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक तरफ मैं लिखता हूँ इन बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन बुक्स ऑफ हायर वेंडर। भाई किसी का माइक ऑन है, इसको ऑफ करो प्लीज। बस दो दो लाख के अकाउंट बनने हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, कुछ और ही बनेगा हमारे। ओके तो शुरू है इसको। सबसे पहले बच्चों इन बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हमेशा की तरह हम हायर परचेजर की बुक में बना रहे हैं। किसका अकाउंट बनाएंगे हम? पहला बनाएंगे हायर वेंडर का अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे? वेंडर से सबसे पहले हम 1/1/2011 को लेके आए बाय मशीनरी। कितने की मशीनरी लेके आए? 10 लाख की। सीधा ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, शॉर्टकट में आपको बस समझना है। उसके बाद 1/1/2011 को आपने डाउन पेमेंट पे करी एंड डाउन पेमेंट कितने की थी? 2 लाख रुपए की। उसके बाद लास्ट डेट 31/12/11 बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आया था पहला? ये देखो 80,000 का इंटरेस्ट है, 0.8 लाख। ठीक है, और उसके बाद लास्ट डेट 31/12/11 इस दिन अगेन आपने टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी विच इज 2.8 लाख। एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कितना बैलेंस सीडी बचा आपके पास? 6 लाख का। एंड टोटल आ गया 10.8 लाख, 10.8 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेट 1/1/2012 बाय बैलेंस बीडी। तो बीडी में हमारे पास 6 लाख रुपए थे ही। उसके बाद लास्ट डेट 31/12/12 बाय इंटरेस्ट कितना आएगा? 0.6 लाख। टोटल हो गया 6.6 लाख। एंड कोई पेमेंट हुई नहीं, और पेमेंट हुई नहीं, सारी की सारी मशीनरी वापस अपने साथ ले गया अपने घर। तो जब अपने घर ले गया वो सारी की सारी मशीनरी, तो जब देखो मशीनरी आई थी हायर वेंडर से तो आपने मशीनरी अकाउंट यहाँ लिखा। अब जब मशीनरी जाएगी तो मशीनरी अकाउंट हम 31/12/12 इधर लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीनरी ले गया? 6.6 लाख। यही बैलेंस टोटल आएगा ना, यही सेम बैलेंस कर देंगे, सारी की सारी मशीन लेके वो चला गया। ठीक है, बस इतना सा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ था ही नहीं। अब उसके साथ साथ तो इसने अपना एक और अकाउंट बना रखा है अपने पास जहाँ क्या सर मशीनरी? सर वो मशीनरी 1/1/2013 को लेके गए हैं। कौन? हाँ कभी भी लेके जाए भाई, ये तो इसी दिन को करेगा 1/1/2013 और 31st। कभी भी इन डेट्स में कोई लड़ाई मत करना, दोनों एक ही डेट होती है। ठीक है, ओके आगे देखो बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है हायर परचेजर की बुक में मेरे पास मशीनरी अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे कहा था कि भैया मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा रहा है खरीदने वाला बंदा,
कितने पे? 20% डेप्रिसिएशन लगा रहा है वो SLM पे। तो देखो मशीनरी किस दिन आई थी हमारे पास? 1/1/2011 को टू हायर वेंडर अकाउंट। कितने की मशीन आई? 10 लाख की। नाउ 31/12/2011 बाय डेप्रिसिएशन 20% स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो कितना लग गया? 2 लाख रुपए का। सेम डेट बाय बैलेंस CD कितने का डेप्रिसिएशन लग गया? सॉरी बैलेंस CD कितना बचा? 8 लाख। ओके 10 लाख 10 लाख हो गई वैल्यू। नेक्स्ट ईयर 1/1/2012 टू बैलेंस BD 8 लाख की ओपनिंग वैल्यू थी हमारे पास। 31/12/12 बाय डेप्रिसिएशन अगेन स्ट्रेट लाइन है तो 2 लाख ही लगेगा। उसके बाद बच्चों सेम डेट पे वो बंदा अपनी मशीनरी को ले गया। तो जब वो बंदा अपनी मशीनरी को ले गया तो बाय कितने की मशीनरी ले गया? यहाँ मशीन अकाउंट से ट्रांसफर आ जाएगा। जैसे ये वाला ट्रांसफर आया ना, जब मशीनरी लिखा आया जर्नल एंट्री क्या थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर को क्रेडिट किया और मशीनरी को हमने डेबिट किया। सिमिलरली जब वो लेके जाएगा तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा किसकी वजह से? हायर वेंडर। और हायर वेंडर कितने में ले गया उसे? 6.6 लाख। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्रेडिट साइड पे 8.6 लाख हो रहा है तो यहाँ पे भी 8.6 लाख कर देंगे। एंड यहाँ पे इसको 31/12/12 को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा टू प्रॉफिट ऑन रिपोसेशन। वैसे रिपोसेशन की जगह हम इसे हायर वेंडर परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिपोसेशन लिख रहा हूँ। सो कितना? 0.6 60,000 का फायदा हो गया बच्चों इसे। 60,000 का फायदा कैसे हुआ? क्योंकि डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते करते इसके पास जो एसेट था ना वो बनता था 6 लाख रुपए का। और 6 लाख के मुझे सामने वाली पार्टी के कितने रुपए देने थे? 6,60,000। तो उसने कहा कि भाई मैं मशीन ले जा रहा हूँ। अब अगर वो मशीनरी ले भी जाता है तो मेरी बुक्स में तो मशीनरी की वैल्यू है 6 लाख और मुझे देने कितने थे? 6,60,000। तो मेरा तो फायदा हो गया ना। 6,60,000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बच्चों इस पे, इन बुक्स ऑफ हायर वेंडर पे। हायर वेंडर के लिए मैं बस एक ही अकाउंट बना रहा हूँ। नॉर्मली आप यहाँ पे हायर परचेजर का अकाउंट बना सकते हो। हायर परचेजर का अकाउंट जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स ऑफ हायर वेंडर। और हायर वेंडर आपको बनाना आता ही है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चों रिपोजेशन अकाउंट, जो गुड्स रिपोजेस हुए हैं उसका अकाउंट। देखना कितना इजी है। सबसे पहले जब ये गुड्स को लेके आया 1/1/2013 तो टू हायर परचेजर। अब हायर परचेजर के बाद अमाउंट कितना आएगा वो अमाउंट आपको नहीं पता। याद रखना रिपोजिशन के केस में हर बार जो हायर वेंडर होगा ना वो खुद डिसाइड करेगा कि जो रिपोजेस हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड गुड। एंड ये वैल्यू के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे मैं अगर यही बात करूं बच्चों क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ने कहा था कि भैया जो गुड्स रिपोजेस होंगे उसको 40% पे वैल्यू करना है। 40% पे वैल्यू करने का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली आपका एसेट है 10 लाख का। 10 लाख को अगर मैं 40% पे वैल्यू करूंगा तो कितने का हो गया? 4 लाख का। अब इवन जब बात करूं मैं हायर परचेजर की, हायर परचेजर कहता है कि भाई मेरी बुक में चीज 6 लाख की है और ये व्यक्ति कहता है नहीं भाई मेरी बुक में चीज 4 लाख की है। क्योंकि यहाँ पे अभी इन दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है। जब तक फुल रिपोजिशन होगा बच्चों तब तक दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं होगा। तो वो अपनी बुक में देखे, वो अपनी बुक में देखे, कोई लड़ाई थोड़ी है। यहाँ पे कितना दूंगा? हायर परचेजर से कितने की लेके आए हम? ये 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज के बाद बच्चों मैंने इसमें डेट मुझे नहीं पता, कुछ खर्चा किया। बैंक क्या किया? कुछ रिपेयर्स करे। कितने के रिपेयर्स करे इसमें मैंने? 6,000 रुपए के। तो आज ये टोटल चीज 4,06,000 की हो चुकी है। और फिर मैंने इसको सेल कर दिया बैंक अकाउंट। सेल कर दिया मैं। कितने का सेल किया है आपको क्वेश्चन ने दे रखा है। आपने इसे सेल कर दिया 2,66,000 का। यस, आपने इसको सेल कर दिया बच्चों 2,66,000।
सो दैट मीन्स यहाँ पे इसको बाय लॉस ऑन रिपोजिशन, रिपोजिशन पे कुछ लॉस, कितना लॉस होगा बैलेंसिंग फिगर आप निकालोगे, ठीक है। यहाँ 4,6,000 आएगा, 0,0,0,4, यहाँ जो हमारे पास 1,40,000, 1,40,000 का लॉस ऑन रिपोजिशन। इज इट क्लियर? क्या ये आपको समझ आया? तो क्वेश्चन तो क्लियर, बट बुक्स में जो कर रखा उन्होंने 3,60,000 ले रखी है वैल्यू 4 लाख की जगह। बुक्स की वैल्यू बहुत डिफरेंट है। एक मिनट कुछ भी 3,60,000 कर, बुक से कोई लेना देना नहीं है पहली बात तो। और जब मैंने आपको ये बोल दिया कि भैया हायर वेंडर बताएगा कि मेरी चीज की वैल्यू कितनी है, भाई बुक ने यहाँ पे आप रिपोजिशन अकाउंट देखो, रिपोजिशन पे उसने भी यहाँ 4 लाख ले रखा होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने क्वेश्चन ठीक पढ़ा है तो 40%। नहीं सर, उन्होंने 360 ले रखा है। वही 360 ले रखा है उन्होंने। 660 ले रखा है उसने। 360 आप 660 नहीं रखोगे, सिंपल सी बात है। आप जिस पे भी 360, अच्छा छोड़ो बच्चों, आप बस कॉन्सेप्ट याद रखो। यही कॉन्सेप्ट बार बार, क्योंकि अभी हम 3-4 क्वेश्चन और करेंगे तो दोबारा मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए रिपीट करूंगा। जब जब रिपीट करूंगा तो यही याद रखना कि भाई गुड्स रिपोजेस हुए, उसकी वैल्यू हायर अपने लिए निकालेगा, अपने लिए निकालेगा, उसके लिए नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि गुड्स लेके आ चुका है। सिचुएशन ये होती है भाई मैं थोड़े से गुड्स ले रहा हूँ, तेरे ऊपर पैसे की उधारी है, तब ये कहता कि मेरे हिसाब से गुड्स इतने के हैं तो हायर परचेजर को मानना पड़ता। लेकिन अभी ये दोनों अलग अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। हाँ सर, इसी को और 40% डीपली समझने के लिए बच्चों, दिया जब हुआ है हमारी इन्होंने। तो क्लास, अच्छा शायद वो 40% डेप्रिसिएशन होगा, हाँ फिर थोड़ा सा हाँ गड़बड़ तो हो गई। उसकी हाँ उसकी वजह से वैल्यू तो सॉरी नहीं सॉरी, गिरी। यस बच्चों, हाँ हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल मैं वो ठीक कर देता हूँ। तो उसके लिए इसको मैं 4 लाख का नहीं बोलूंगा, ये मैंने जो वैल्यू निकाली ना इसके लिए, ये 4 लाख नहीं आई। उसने मेरे से बोला कि 40% का डेप्रिसिएशन है, तो देखो 40% के डेप्रिसिएशन के साथ कैसी वैल्यू आएगी। पहले ही हमारे पास एसेट की कितनी वैल्यू थी, वैल्यू थी हमारे पास 10 लाख रुपए की, इस पे आएगा 40% पे, और ये आ गया मेरे पास 6 लाख रुपए की। अब सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन हो, क्योंकि WDB है, अब इस पे 40% बनेगा 2.4 लाख, एंड 2 लाख रुपीस बिजनेस करता हूं, इट इज 3.6 लाख। दैट मींस आज के दिन पे जो गुड्स की वैल्यू, अच्छा ये मेरी गलती है, जो मैंने 40% ले लिया था, उसने 40% डेप्रिसिएशन 3 लाख से काउंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। मेरे को लगता है ये दोबारा से ही बनाना चाहिए मुझे। हाँ अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं हायर परचेजर जो एसेट रिपोजेस किए मैंने, वो कितनी वैल्यू के हुए 360 कैसे आए, 40% WDB डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 3,60,000 के गुड्स हुए, जिसपे मैंने टू बैंक रिपेयर्स का काम किया। कितने की रिपेयर्स का काम किया? 6,000 की। और उसके बाद बाय बैंक मैंने सेल भी कर दी। सेल कितने की करी है? 266। सेल कर दी मैंने 266, तो दैट मींस मुझे हो गया इधर बाय लॉस ऑन रिपोजिशन। कितना लॉस हुआ रिपोजिशन पे? पूरा 1 लाख का। तो यही चीज आपको याद रखनी है बच्चों, जब जब रिपोजिशन होगा, रिपोजिशन में गुड्स की वैल्यू हमेशा हायर वेंडर अपने हिसाब से खुद निकालेगा। बस इतनी सी बात थी। आई होप अब आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी बच्चों, पहले मैं एक फुल रिपोजिशन का ही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन करेंगे, और यहीं से आगे को पढ़ेंगे। और यस, मंडे को शायद हो सकता है हमारी क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर आप आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ गुड डे। सर हाँ हाँ सर सेल्फ बैलेंसिंग का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सर। ओके, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का फर्स्ट क्वेश्चन
सर एक्सरसाइज का। हाँ, एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को बताओगे है क्या वो? सर रीड करो। Mr. Anubhav Goel keeps his ledger on self-balancing system. The following particulars are extracted from his books. So उसके बाद 2015 को फर्स्ट मार्च 2015 purchased from Mr. Akash 7,500. ठीक है। 3rd March paid 3,000 after adjusting the initial advance in full to Mr. Akash. ओके, ठीक है। फिर सर रुको सुनो बच्चों, यही जो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको अब मैं नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट उसमें करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अभी मेरे को कहीं निकलना है। और यही जो क्वेश्चन नंबर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग का जो दो साइड बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी आता है, एंड लास्ट क्लास में क्योंकि हमारी आवाज भी खराब हो गई थी स्टार्टिंग में, और मैंने आपको बताया था कि बैलेंस बीडी क्या होता है, कि डेटर में डेबिट साइड तो बैलेंस बीडी होता है, क्रेडिट साइड का बैलेंस मैं याद रखूंगा कि मंडे को पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा ही ज्यादा। आज हम यहीं समाप्त करते हैं अपनी। बाय बच्चों।